तो हम लोग का चैप्टर जेनेटिक्स क्रोमोसोम को देखते हैं। तो कहा जाता है कि क्रोमोसोम में इसको देखो होफा, इसको याद रखना होफा, यानी कि क्रोमोसोम का खोज किए थे, वो किए थे कौन? हॉफमास्टर किए थे इस नाम रखे थे इसका न्यूक्लियर फिलामेंट, ठीक है। लेकिन उसके बाद था वाल्डेयर इसको वर्ड दे दिए, वाल्डेयर जो है इसको वर्ड दे दिए क्रोमोसोम, वाल्डेयर इसको वर्ड दे दिए क्रोमोसोम, नहीं तो हॉफमास्टर जो थे इसको फिलामेंट बोलते थे। खोज लेकिन हॉफमास्टर ही किए थे। सेकंड है न्यूक्लियस पाया कहाँ जाता है? न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड, इसको याद रखेंगे, न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो है थ्रेड के रूप में रहता है। और उसको क्रोमोसोम जो बनता है वो किससे बनता है? तो होता है क्रोमैटिन नेटवर्क से बनता है क्रोमोसोम। और इसलिए इससे क्वेश्चन आ सकता है, मान लीजिए कि क्रोमोसोम जो है किससे ड्राइव हुआ है? क्रोमोसोम हुआ ड्राइव हुआ है क्रोमैटिन से, ठीक है। अब क्रोमोसोम कहाँ होता है? तो न्यूक्लियस के अंदर होता है। अब क्रोमैटिन नेटवर्क से बनता है क्रोमोसोम, क्रोमैटिन नेटवर्क से बनता है क्रोमोसोम। तो साफ याद रखिए मान, ठीक है, मान यानी कि मेटा और एनो, मान में जो है क्रोमोसोम साफ साफ दिखाई लगता है, मान जाता है सब कोई, तो मान में जो है साफ साफ दिखाई लगता है। मेटा एना में जो है क्रोमोसोम साफ साफ दिखाई देने लगता है। नीचे क्वेश्चन है क्रोमोसोम साफ साफ का दिखाई देता है, साफ साफ जो है मेटा पेज में दिखाई देने लगता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा दिखता है मेटा पेज में, मेटा पेज में इसमें मिटोसिस होता है, मेटा पेज में जो है दिखने लगता है मेटा के बाद जो है एना मान। शरीर दिया हुआ है यहाँ पे 5 6 के 30, साइज दिया हुआ है 5 0.5 से लेकर 30 तक। जो प्लांट है क्रोमोसोम होता है ना, वो एनिमल से बड़ा होता है। प्लांट है क्रोमोसोम, याद रखना, प्लांट है क्रोमोसोम जो है वो एनिमल से बड़ा होता है, प्लांट का जब बड़ा होता है। तो क्रोमोसोम का जो नंबर होता है, क्रोमोसोम का नंबर जो है फिक्स होता है, उसका हमेशा जो है पेयर में होता है। उसके बाद जो इसको पेयर क्रोमोसोम होता है उसी को होमोलोगस क्रोमोसोम भी कहा जाता है, जो पेयर होता है उसी को होमोलोगस भी कहा जाता है। याद रखना, क्रोमोसोम एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्रोमोसोम का नंबर जो होता है फिक्स होता है, एकदम बिल्कुल फिक्स होता है। आज जो आइडेंटिकल क्रोमोसोम होता है उसको होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। सोमैटिक सेल्स में क्या होता है कि सोमैटिक सेल जो होता है डाइप्लॉइड होता है, मैंने उसमें दुगुना होता है, पेयर में होता है। सोमैटिक सेल्स में डाइप्लॉइड होता है। और जो गैमिट्स होता है जैसे कि स्पर्म वगैरह हो गया जो हैप्लॉइड होता है, ठीक है, यानी कि इसमें जो है उसका एन होता है सिर्फ इसमें। गैमिट्स में जो होता है सोमैटिक के आधा होता है। देखना जैसे स्पर्म हो गया, स्पर्म मेल गैमेट हो गया, तो उसमें क्रोमोसोम का नंबर जो होता है हाफ होता है, सोमैटिक का जो होता है वो हाफ होता है। उसके बाद सेंटर पे कट यानी कि सेंटर मतलब सेंट्रोमोड में जो है तो कट के दो हिस्से में साफ साफ दिखाई लगता है। सेंट्रोमोड में क्रोमोसोम में दो हिस्से में साफ साफ दिखाई देने लगता है। क्रोमोसोम का आर्म मान लीजिए क्रोमोसोम का इसी से होता है, तो यहाँ पे इसको कहते हैं सेंट्रोमोड ही हो गया हम लोग का सेंट्रोमोड। मेटासेंट्रिक जो होता है वो भी शेप का होता है। मेटासेंट्रिक जो होता है इक्वल लेंथ का आर्म होगा, आर्म जो होगा इक्वल लेंथ का होगा, जो भी शेप्ड का होता है। तो मेटावर्स होता है ना, तो भी से होता है मेटावर्स। उसके बाद सब मेटासेंट्रिक जो होता है वो सब का एल लगा हुआ होता है, जो एल शेप का होता है, ठीक है। ये आर्म जो होता है थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए एल शेप का होता है। उसके बाद है एरोसेंट्रिक में होता है एक आर्म जो है बहुत बड़ा होता है, एक बहुत छोटा है, रॉड जैसा होता है। एक बहुत बड़ा होता है, एक बहुत छोटा होता है, रॉड जैसा हुआ, एक बहुत छोटा हुआ, एक बहुत बड़ा हुआ। एरोसेंट्रिक में मतलब एक्रोसेंट्रिक नाम तो एक्रोसेंट्रिक, लेकिन सेंटर इसका पूरा गड़बड़ाया, एक्रोसेंट्रिक गड़बड़ाया हुआ पूरा एकदम। एक रॉड इसलिए रॉड जिसके शेप का होता है एक रोड। टेलोसेंट्रिक, इसमें सिर्फ एक आर्म होता है और एक टर्मिनल एंड होता है। इसमें टर्मिनल, इसको टर्मिनल कहते हैं क्योंकि टर्मिनल का मतलब एक ही हाथ वाला एक ही गोड़ रहता है। तो टेलोसेंट्रिक जो होता है उसमें सिर्फ एक ही गोड़ रहता है। टेलोसेंट्रिक में टर्मिनल एंड, टी से टेलोसेंट्रिक और टी से हो गया टर्मिनल एंड। जो फुली डेवलप्ड क्रोमोसोम होता है उसका लेयर के बारे में देखते हैं। सबसे आता है पेलिकल, तो पहला लेयर सबसे आउटरमोस्ट लेयर होता है पहला, और पेलिकल पहला प्यार है, तो पहला पेलिकल, पहला जो पेलिकल हो गया सबसे आउटरमोस्ट होता है पेलिकल। उसके बाद आता है क्रोमैटिड्स को देखें तो जैसे क्रोमैटिड थ्रेड मिलकर टिड्स हो गया, क्रोमैटिड्स हो गया। नहीं, इसमें थ्रेड जैसे एक्सट्रा होता है, दो क्वाइल थ्रेड होता है, उसमें क्वाइल किया हुआ पूरा एकदम बड़ा होता है। तो इसको कहते हैं थ्रेड लाइक यूनिट जो होता है, क्रोमैटिड होता है थ्रेड धागा जैसा। ये क्रोमैटिड्स के अंदर होता है क्रोमोनोमाता होता है, जैसे माता जो है उसके अंदर है, थ्रेड के जो अंदर है। ये जो है क्रोमैटिड्स के अंदर जो है माटा सब अपना टिड्स में खोता बना लिया माटा सब, उसी के अंदर उसमें उससे भी पतला धागा रहता है,
रहता है कॉइल में, लेकिन इतना पतला रहता है कि सिंगल लगता है। भी कॉइल में रहता है लेकिन इतना पतला होने के कारण जो है सिंगल लगता है। जिसके बाद फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो हो गया वो क्रोमेटोमेटो बिल्कुल ही पतला हो गया। सिर्फ थ्रेड लाइक तो इसमें क्रोमेटिड हो गया, बहुत ज़्यादा पतला हो गया, क्रोमेटोमेटा हो गया। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन क्या होता है, जैसे मैंने दो आर्म जैसे इसे मिलता है यहाँ पे, तो यहाँ पे जाकर जहाँ पे मिलता है वहाँ पे एक जगह होता है, स्फेरिकल होता है, बिल्कुल स्फेरिकल होता है। इसको कहा जाता है सेंट्रोमोर। पहले भी देखे थे हम लोग, सेंट्रोमोर इसको कहेंगे। यहाँ वाला जो रीजन होगा इस यहाँ पे मिलता है उसको सेंट्रोमोर कहते हैं। सेंट्रोमोर जो है वो क्रोमोजोम को दो अलग अलग आर्म में बांटता है, ठीक है। अलग अलग आर्म से जो बांट रहा है वो सेंट्रोमोर बांट रहा है, इसी को प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। लेकिन प्राइमरी इक्वल टू सेंटर याद रखना, प्राइमरी इक्वल टू सेंटर और सेंट्रोमोर इसमें आ जाता है। कहता है कि जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है क्रोमोजोम का उसको सेंट्रोमोर कहते हैं, ये एक तो डिफिनेशन हो सकता है। उसके बाद क्रोमोजोम से क्या होता है, आर्म सेपरेट होता है। मतलब सेंट्रोमेर से होता है, क्रोमोजोम का आर्म से जो है सेपरेट होता है। सेंट्रोजोम जो है रीजन होता है स्फेरिकल होता है। उसके बाद सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन में आता है एक नॉर, इसको कहा जाता है न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन रीजन। एक होता है नॉर, इसको इसी में आता है नॉर। नॉर जो होता है इसी कारण जो है न्यूक्लियोलस बनता है। न्यूक्लियोलस जो बनता है उसी नॉर के कारण बनता है। इसका लोकेशन देखिए तो टर्मिनल रीजन पे होता है। टर्मिनल रीजन जो सिर्फ एक वहाँ वाला नहीं होता, इसमें टर्मिनल वाला पे होता है। ये होता है फंक्शनल होता है, सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं होता, ये जो है फंक्शनल होता है, फंक्शनल अपने कामों करता है। उसके बाद देख सकते हैं, उसके बाद हम लोग का सेटेलाइट है। सेटेलाइट क्या है, सेटेलाइट जो होता है वो सेकेंडरी के बाद होता है। सेकेंडरी के बाद होता है ये जो मेन क्रोमोजोम बॉडी होता है उससे अलग होता है। सेटेलाइट होता है मेन का जो क्रोमोजोम का बॉडी होता है उससे अलग होता है सेटेलाइट। इसको याद रखते हैं, नॉर्ड के बाद गोल, नॉर्ड के बाद गोल सेटेलाइट, नॉर्ड के बाद जो है गोल सेटेलाइट। नॉर्ड जो होता है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन वन था, इसका न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन नॉर्ड कहा जाता है। उसके नॉर्ड के बाद गोल होता है कौन, सेटेलाइट। कर किसी के क्रोमोजोम का सेटेलाइट है ना, उसको सैट क्रोमोजोम कहते हैं, ठीक है, उसको सैट क्रोमोजोम कहते हैं। जो सेटेलाइट होता है वो टेलीमोड नहीं होता है, ठीक है। टेलीमोड यहाँ पे अलग होता है। टेलीमोड जो है ये सिर्फ सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन वन होता है, जो NOR होता है उसी के बाद पाया जाता है, ठीक है। और कोई भी दूसरा जो है यहाँ पे आता है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन हो गया प्राइमरी के अलावा। प्राइमरी वाला होता है हमेशा सेंट्रोमोड पे ही होता है। प्राइमरी वाला जैसे यहाँ पे देख रहे थे सेंट्रोमोड, तो प्राइमरी वाला तो सेंट्रोमोड हो गया। उसके बाद जो देखिए, उसके बाद यहाँ पे अगर कोई आ रहा है NOR आता है, ये एक जगह पछा हुआ है। उसके बाद NOR के बाद जो है सेटेलाइट है। सेटेलाइट जो टेलीमोड नहीं होता है। जो टेलीमोड के पास हमेशा होता है वो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन 2 होता है। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो 2 होता है हमेशा टेलीमोड के पास होता है। और सेंटर से जो है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के लिए याद रखना है, सेंट्रोमियर जो है सेंट्रोमियर से प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के पास ही होता है, से प्राइमरी वाला ही सेंटर होता है। जो टर्मिनल एंड होता है, मान लीजिए क्रोमोजोम है, इसका जो टर्मिनल होगा इसी को जो टेलीमोड पर दिया हुआ है इसको हम लोग टेलीमोड कहेंगे, ठीक है। और टीलोमेयर कहिए, टीलोमेयर उसको हम लोग टीलोमेयर कहेंगे। टीलोमेयर काम क्या करता है, तो इसमें कहीं ये और ये आपस में फ्यूजन नहीं करते, इसी को रोकने के लिए जो है टीलोमेयर रहता है। अगर कोई क्रोमोजोम टूट गया तो उसको टेलोमेयर जो जब तक है नहीं वो जुड़ने देगा। टेलोमेयर जो टेल प्रोटेक्शन से रखता है। टेलोमेयर जो है वो टेल प्रोटेक्शन, यानी कि आपस में फ्यूजन नहीं हो देता है। और क्रोमोजोम टूट गया तो इसके बिना नहीं जुटेगा, ये डिवाइड नहीं करता है, लेकिन ये जुटने नहीं देता है। इसी से काम जो है ये जुटने नहीं देगा। और कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, कह रहा है क्रोमोजोम को सबसे पहले वाल्डेर जो है उसका वर्ड दिए थे, वर्ड शब्द जो दिए थे वाल्डेर वर्ड दिए थे, ठीक है। और सर्वप्रथम इसको कहे थे कौन, जोहानसन के द्वारा किया। इसका उपयोग जो जोहानसन के द्वारा किया गया था, ये बात भी सही है। करें किसका शेप जो है V शेप का होता था, मेटावर्स होता है, मेटा V हो गया। उसका सब का L लगा हुआ था, इसका ये सब हो गया। टेलोसेंट्रिक जो होता है वो एक ही आर्म होता है, उसमें रॉड जैसा होता है। एक्रोसेंट्रिक मतलब रॉड जैसे ही होता है, सिर्फ एक आर्म होता है। आपको बोला करें क्रोमोजोम जो है क्रोमेटिन से बनता है। क्रोमोजोम जो क्रोमेटिन से बनता है सेल डिवीजन के टाइम, सही बात है। करें प्लांट सेल का जो होता है बड़ा होता है, प्लांट सेल जो होता है बड़ा होता है एनिमल सेल से। क्रोमोजोम का नंबर होता है वो किसी भी स्पेसी में जो फिक्स होता है, बिल्कुल सही बात है। जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम होता है वो ऑलवेज मोर देन 1 होता है। नंबर ऑफ क्रोमोजोम किसी ऑर्गेनिज्म में हमेशा 1 से ज़्यादा होता है, ये जो है गलत है। 1 से ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं है। चींटी सब में जो होता है गैमीट में जो है सिंगल क्रोमोजोम भी होता है। अब करें कि अगर क्रोमोजोम में टूट गया तो आपस में नहीं जुड़ेगा, उसको टेलोमेयर जो है जुड़ने से रुकता है। उसके बाद और किसी कारण से क्रोमोजोम टूट गया तो फिर से जुड़ जाता है, नहीं इससे पहले से जुड़ता नहीं है, फिर से नहीं जुड़ता है। पर क्रोमोजोम किस हिस्सा में जो है सेंट्रोमेयर होता है। सेंट्रोमेयर होता है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन में, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन में होता है। सेंट्रोजोम के जो अंतिम सिरे होता है, दोनों अंतिम जो एंड होता है उसको टीलोमेयर कहते हैं, उसको टेलोमेयर कहते हैं।
पर किसमें जो हैप्लॉइड मतलब जो उसका आधा होता है, उसमें किसमें पाया जाता है? जो रिप्रोडक्टिव या फिर गैमिट सेल होता है ना, जो गैमिट सेल होता है उसमें जो है आधा पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में जो क्रोमोसोम होता है वो एक होता है, सही बात है। प्रोकैरियोटिक में एक होता है और यूकैरियोटिक में हमेशा एक से ज़्यादा होता है, सही। हम लोग यूकैरियोटिक में आते हैं, एक यूकैरियोटिक में हमेशा एक से ज़्यादा होता है। प्रोकैरियोटिक में जो एक हो सकता है, यूकैरियोटिक में हमेशा एक से ज़्यादा होता है। तो इसमें से कौन जो है सही है? तो कहा जब क्रोमोसोम का जो आविष्कार नहीं हुआ था, जब मेंडल अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, मेंडल जब अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, क्रोमोसोम का जो आविष्कार खोज नहीं हुआ था, मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट के समय इसका खोज नहीं हुआ था। वो क्वेश्चन है, जो ग्रुप ऑफ जीन्स होता है, जो ग्रुप ऑफ जीन्स होता है, जो एक सिंगल क्रोमोसोम पर उसका जीनोम कहा जाता है। जो ग्रुप ऑफ जीन्स होता है उसको जीनोम कहेंगे, जीनोम कहेंगे। सिंगल क्रोमोसोम पर उसको जीनोम कहेंगे। उसको यहाँ देखें तो जीन का जो कैरियर होता है, वो कैरियर कौन होता है? तो क्रोमोसोम को जो है जीन का कैरियर कहा जाता है। उसके बाद कहते हैं कि जीन के एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो जीन ही ट्रांसफ़र होता है, इसके कारण कुछ उसका गुण रहता है। क्रोमेटिड जो है थ्रेड जैसा था, वो किससे बना होता है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। यहाँ से पता चलता है कि जो हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन होता है उसका कैरियर जो होता है क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम में ही जीन होता है। उसके बाद जो जीन हम लोग जीन कर रहे हैं, डीएनए जो होता है हम लोग सॉरी क्रोमोसोम किससे बना होता है? क्रोमोसोम में होता है डीएनए होता है और डीएनए के साथ साथ हिस्टोन प्रोटीन भी होता है, यही होता है क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम के अंदर होता है जीन, इसके अंदर होता है जीन। उसके बाद कहते हैं डीएनए का जो काम वाला हिस्सा होता है, जो काम वाला हिस्सा होता है उसी को हम लोग जीन कहते हैं। डीएनए का जो फंक्शनल यूनिट है वो जीन है। एक क्रोमेटिड में पूरे लेंथ में फैला होता है, क्रोमेटिड में एकदम लीनियरली अरेंज रहता है, जो जीन जो है एकदम लीनियरली अरेंज रहता है। उसके बाद देखते हैं डीएनए से हम लोग याद रखा है, डीएनए में क्या होता है? डाटा होता है और डुप्लीकेट। डाटा और डुप्लीकेट यानी कि इसमें रेप्लिकेशन का सही पार्ट होता है, इसलिए इसको डुप्लीकेट करना। डीएनए में जो है रेप्लिकेशन का पार्ट होता है और हेरिडेटरी का इन्फॉर्मेशन रखता है, जैसे डाटा भी करते हैं, डाटा प्लस डुप्लीकेट कर सकते हैं। ये जो खुद को रेप्लिकेट कर लेता है डीएनए, क्या कहते हैं उसको? डीएनए जो लगभग जितने भी जेनेटिक और ज़्यादातर जो ऑर्गेनिज्म सब में डीएनए होता है, लेकिन आरएनए जो है सब में नहीं होता है। कुछ वायरस में होता है लेकिन आरएनए जो है सब में नहीं होता है। अभी हम लोग डीएनए के बारे में, डीएनए निकाला कौन था? एमआई जो है डीएनए निकाला, एमआई डीएनए निकाला और एचसी ने प्रूव किया, यानी कि जो मिसर जो थे वो डीएनए निकाले और एचसी यानी कि हर्षी चेज जो है इसको प्रूव किए, ठीक है। वो बैक्टीरियोफेज का यूज़ किए थे प्रूव करने के लिए, बैक्टीरियोफेज। यानी कि सबसे पहले जो डीएनए खोज किए वो एमआई ही किया, एमआई ने मिसर ही किए। और डीएनए को प्रूव करने वाले एचसी थे, हर्षी चेज। और डीएनए के प्रॉपर्टी देखते इसको प्रूव करना था री, एस्टा, मू और एक्स। री से होकर खुद को रेप्लिकेट करता है। उसके बाद इसमें स्टेबिलिटी होता है, स्टेबिलिटी के बाद म्यूटेशन का गुण होता है, म्यूटेशन के साथ साथ अपने आप को एक्सप्रेशन का कोई गुण होता है, एक्सप्रेस करता है। री, एस्टा, म्यू, एक्स। रेप्लिकेशन, स्टेबिलिटी, म्यूटेशन और एक्सप्रेशन। इसमें से रेप्लिकेशन तो होता ही है। उसके बाद म्यूटेशन जो होता है, मतलब कि इवोल्यूशन के लिए म्यूटेशन जो है, इवोल्यूशन होने के लिए म्यूटेशन जो है बहुत ज़रूरी है। स्टेबिलिटी जो है म्यूटेशन के बिना नहीं हो सकता है, दोनों का ज़रूरत होता है। स्टेबिलिटी बिना म्यूटेशन के नहीं हो सकता है, स्टेबिलिटी जो है उसकी ज़रूरी है। डी हो गया, एस्टा हो गया, रेप्लिकेशन, स्टेबिलिटी, म्यूटेशन और एक्सप्रेशन। फिर डीएनए और आरएनए मिलकर जो है न्यूक्लिक एसिड जो है, डीएनए भी आता है, आरएनए आता है। धरती पर आता है कि सबसे पहले आरएनए ही पाया गया, आरएनए के रूप में ही पाया गया। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियस में पाया जाएगा तभी तो नाम रखेगा गया। सभी लिविंग सेल में होता है न्यूक्लिक एसिड। दो प्रकार का होता है, एक डीएनए होता है, एक आरएनए होता है। ज़्यादातर में डीएनए जो होता है वही होता है जेनेटिक मटेरियल, नहीं कुछ वायरस में जो होता है वो आरएनए होता है। न्यूक्लिक एसिड होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। बेसिक यूनिट इसका न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड से ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है। तो न्यूक्लिक एसिड जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। यानी इसका न्यूक्लिक एसिड का जो मोनोमर हो जाता है वो हो जाता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो जाता है मोनोमर हो जाता है, मोनोमर होता है न्यूक्लियोटाइड, मोनोमर न्यूक्लियोटाइड। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड का न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर हो गया, ठीक है। पॉलीमर तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो गया। कहे डीएनए मतलब न्यूक्लिक एसिड डीएनए होता है, डीएनए जो है किसका पॉलीमर है? डीएनए जो है पॉलीमर है किसका? न्यूक्लियोटाइड का ही। डीएनए जो है न्यूक्लियोटाइड का ही पॉलीमर है। और न्यूक्लियोटाइड में जो है तीनों कंपोनेंट है, शुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजन। सबसे पहले शुगर को देखते हैं। उसके बाद शुगर में आता है डीएनए आरएनए में देखते हैं डीएनए जो होता है उसका मतलब C5H10O4 और आरएनए का होता है C5H10O5। इसमें जो है वो आरएनए में जो एक ऑक्सीजन ज़्यादा रहता है डीएनए से, आरएनए में एक ऑक्सीजन ज़्यादा रहता है। डीएनए का फॉर्मूला होता है डीऑक्सीराइबोज हो जाता है, आरएनए का सिर्फ राइबोज। तो हम लोग का न्यूक्लिक एसिड जो है एसिडिक आखिर होता क्यों? तो वही फॉस्फेरिक एसिड जो होता है H3PO4, इसी कारण हम लोग का न्यूक्लिक एसिड फाइनली एसिडिक में रहता है। नाइट्रोजन बेस भी दो में बताया गया, एक है प्यूरीन
आई हो गया पायरिमिडीन, प्यूरिन है तो प्योर एजी तो एकदम प्योर भाई, एजी तो एकदम प्योर हुआ, यानी कि एडिनाइन और गुआनिन जो है प्योर हो गया, एडिनाइन और गुआनिन जो है प्यूराइन हो गया। उसके बाद कट जो हो गया पैरामिडीन हो गया, पेड़ में कट लिया तो पैरामिडीन जो है कट हो गया, यानी कि साइटोसिन यू से हो गया यूरासिल और थाइमिन, साइटोसिन यूरासिल और थाइमिन, साइटोसिन यूरासिल थाइमिन। अब एडेनिन और गुआनिन जो हो गया प्यूरिन हो गया। उसके बाद देखिए डीएनए जो होता है वो डबल कॉइल्ड होता है, आरएनए जो होता है सिंगल कॉइल्ड होता है। डीएनए में देखो डीएनए में क्या आता है, डीएनए में आता है ए जी सी टी होता है, ठीक है, ए जी सी टी। और आरएनए में आता है ए जी सी यू, यही टी के जगह पर जो है यू आता है। आरएनए में जो है अरे यू तो आरएनए में जो यू आ जाता है और टी को हटा जाता है। लेकिन थाइमिन जो होता है ऑब्सेंट होता है आरएनए में। यूरासिल यू आता है, यू के साथ यूरासिल आ जाता है उसके जगह पर। जैसे डीएनए 2 तो 2 से डबल स्टैंडर्ड हो गया, आरएनए जो है सिंगल स्टैंडर्ड हो गया। सैरगॉफ का जो नियम है, सैरगॉफ का नियम है कि ए जो है टी के बराबर होता है, जितना ए होता है उतना ही टी होता है, और जितना जी होता है उतना सी होता है, ठीक है। डीएनए में जितना ए होता है उतना टी होता है, जितना जी होता है उतना सी होता है, यानी कि प्यूरिन और पायरिमिडीन जो होता है बराबर होता है। यानी सैरगॉफ जो नियम है सैरगॉफ का सिर्फ डीएनए के लिए, क्योंकि देखेंगे हमने यहाँ पे ए जी सी और टी ही था, यानी कि यहाँ पे वो नहीं था, क्या बोलते हैं यूरेसिल नहीं। इसको जनरली हम लिखते हैं ए टी जी सी क्यों लिखा जाता है कि ए जो है टी के साथ बॉन्ड बनाता है, जी जो है सी के साथ बनाता है, इसलिए ए टी जी सी इसको लिखा जाता है, ए टी जी सी। उसके बाद देखिए तो एक वाटसन क्रिक और जो मिलकर वाटसन और क्रिक मिलकर वो डबल हेलिक्स मॉडल दिए, डबल हेलिक्स मॉडल, यानी कि जो एक्सरे का जब उस पर डिफ्लेक्शन किए तो उसे डीएनए का जो है डबल हेलिक्स पता चला, ये वाटसन और क्रिक के द्वारा ही पता किया गया। डीएनए का जो स्ट्रक्चरल मॉडल है जो कि डबल कॉइल हेलिक्स होता है वो दिया गया किसके द्वारा, वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया। और डीएनए का मॉडल का जो खोज हुआ वो 1853 में हुआ, ठीक है, 53 में वाटसन क्रिक। विल्किंस नहीं थे, विल्किंस इसमें खोज करते में थे। डबल हेलिक्स मॉडल जो स्ट्रक्चर वाला दिए वो वाटसन और क्रिक दिए, और विल्किंस और सैरगॉफ जो लोग थे खोज वाले में थे। दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रैंड होता है, इसलिए डबल हेलिक्स होता है। उसका शुगर फॉस्फेट पैक, डीएनए का जो बैकबोन होता है उसको कहा जाता है कि शुगर फॉस्फेट को जो डीएनए का बैकबोन कहा जाता है। एस यानी एसपी बाहर, जो बाहर होता है शुगर फॉस्फेट जो बाहर होता है, एसपी जो है बाहर होता है, यही तो बैकबोन बना जाता है एसपी को डीएनए का। एसपी बाहर और बेस अंदर से हो गया, यानी कि नाइट्रोजन का जो बेस है वो अंदर होता है। जैसे प्यूरिन और पैरामिडीन जो होता है वो पेयर में होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से आपस में जुड़ा हुआ रहता है। तो ये भी क्वेश्चन होता है बेस किससे ज्वाइन होता है, तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड से ज्वाइन होता है, जो नाइट्रोजन बेस जो है वो उससे ज्वाइन होता है, किससे, हाइड्रोजन बॉन्ड से। एटीजीसी में जैसे एटीजीसी हो गया तो एटीजीसी में ए और टी जो है दो डबल बॉन्ड बनेगा, और जी और सी जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ए टी जो है डबल बनाएगा, जी और सी जो है ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो डीएनए का स्ट्रक्चर बनाया तो ऐसे ऐसे बनता है, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो यहाँ इसमें और इसके बीच में जो डिस्टेंस होता है, जो बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस उसका 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और एक फुल टर्न के बीच में जो होता है टोटल 34 एंगस्ट्रॉम का होता है, और सिर्फ फुल टर्न में 34 एंगस्ट्रॉम का होता है। और बेस पेयर पर टर्न जो होता है 10 गो होता है, 10 गो बेस पेयर, प्रत्येक टर्न में जो है 10 गो बेस पेयर होता है, ठीक है। इसका कहना है 34 10 याद रखना है, 34 एंगस्ट्रॉम होता है पूरा में, और 10 गो बेस पेयर होता है, यानी 34 10 याद रखना है, 34 10। यानी कि डायमीटर जो होता है वो 20 होता है, ठीक है। तो देखिए 34 जो था वो पिच था, 34 जो था वो फुल टर्न में उसको पिच कहा जाता है, 34 एंगस्ट्रॉम वाला उसको पिच कहते हैं, डीएनए का पिच हो गया। और बेस पेयर जो है 10 हो गया, बेस पेयर पर टर्न में 10 को हो गया। उसका डायमीटर जो होता है 20 होता है, डायमीटर दूसरे मीटर 20 डायमीटर जो है 20 हो गया। तो क्वेश्चन है कि न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड नाम रखा कौन था, बोले थे कि एमआई जो है उसका नाम रखे, एमआई यानी कि एमआई यानी मिसर जो उसका नाम रखे, और एचसी हर्षी चेज जो है उसका प्रूफ किए। इसमें करा इसमें से प्यूरिन में कौन नहीं आता है, तो इसमें से एजी जो है वो प्यूरिन में आता है, कट जो आता है वो पायरिडीन में आता है। अब अच्छा कौन इसमें से जो पिरामिडीन नाइट्रोजन में से कट सी यू भले यू और टी सब जो है पैरामिडीन में। अगर इसमें से कौन गलत है, आदमी में 46 क्रोमोसोम पेयर टोटल होता है, 46 को 23 गो पेयर होता है, ड्रोजोफिल में 8 गो, मकई में 20 गो, अलुई में जो है 48 गो होता है, 52 गो दिया, अलुई में 48 गो होता है, 52 गो दिया है, मकई में 20 गो, ड्रोजोफिल में 8 गो। कह मटर के पौधों में कितना टोटल होता है, तो 7 गो पेयर होता है, यानी टोटल 14 गो होता है, 7 गो पेयर होता है मटर में। ये वाला क्वेश्चन देखिए कौन जो इसमें जेनेटिक मटेरियल है, क्वेश्चन कह रहा है
जेनेटिक मटेरियल, द जेनेटिक मटेरियल में डीएनए है, ऑप्शन में क्रोमोजोम भी दिया है, डीएनए भी, जीन भी दिया है, क्रोमेटिन सेट भी दिया हुआ है, लेकिन जो हम लोग का जेनेटिक मटेरियल जो है और डीएनए जो है वही है सिर्फ जेनेटिक मटेरियल, डीआईजी यही है, डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है। यहाँ पे कह रहा है कि डीएनए को ही जेनेटिक मटेरियल क्यों कहा जाता है, तो कह रहा है कि इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन होता है जो डबल हेलिक्स बनाता है। ठीक है, सही बात है। कह रहा है एक कंप्लीट टर्न जो होता है, मैंने डीएनए के बारे में क्या क्या विशेषता है बताना है। जो कंप्लीट टर्न होता है 34 एंगस्ट्रॉम का होता है, जो डायमीटर होता है, डायमीटर 2 मीटर 220 एंगस्ट्रॉम का होता है, सबका सब सही बात है। कह रहे किस प्रकार के आरएनए का सबसे ज़्यादा था, आरएनए वाला भी नहीं पढ़े हैं, लेट्स कंप्लीट दैट। उन्होंने डीएनए के काम को देखते थे। डीएनए का काम है सबसे पहले स्टोर से हो गया, ये जो हेरिडेटरी कैरेक्टर को स्टोर करता है। ठीक है, तो डीएनए का काम स्टोर हो गया। स्टोर के बाद आता है सेंड मतलब कि यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जीन्स को जो भेजता है उसका काम भी यही इसी कहते हैं। स्टोर हो गया, सेंड हो गया। उसके बाद आता है सिंथेसिस यानी कि इसमें प्रोटीन सिंथेसिस होता है। डीएनए का आरएनए में होता है, उसको ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। ठीक है, डीएनए का आरएनए में जो होता है उसको क्या कहता है, ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से फिर बनता है प्रोटीन, आरएनए से फिर बनता है प्रोटीन, इसको कहते हैं हम लोग ट्रांसलेशन, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ये हो गया, पहले स्टोर करता है, फिर जीन से अगले जनरेशन से अगले जनरेशन में भेजता है। स्टोर मतलब हेरिडेटरी कैरेक्टर्स को स्टोर करता है। उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस होता है, देखिए कि डीएनए से आरएनए आया, फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है। उसके बाद आता है स्टोर, सेंड, सिंथेसिस के बाद आता है म्यूटेशन जो होता है डीएनए में, उसका क्रॉप का जो वैरायटी है वो बढ़ता है। ठीक है, तो इम्प्रूव करता है, क्रॉप का वैरायटी म्यूटेशन के डीएनए म्यूटेशन का जो इम्प्रूव करता है। उसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग, वही एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र होता है, उसी को जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। तो इससे क्वेश्चन आता है कि डीएनए क्या है, तो हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन होता है या फिर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है, वो डीएनए में ही स्टोर होता है। ठीक है, ऑप्शन में क्रोमोसोम रहेगा, जीन रहेगा, तो मेन डीएनए ही मानना है, डीएनए। और डीएनए से आरएनए जो होता है उसको कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन जो होता है उसको कहा जाता है ट्रांसलेशन। और जो जिस टेक्निक से ट्रांसफर होता है डीएनए का, उसको क्या कहता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का। ये भी ध्यान देना कि प्रोटीन सिंथेसिस डायरेक्ट डीएनए से नहीं होता है, पहले डीएनए से आरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, आरएनए से प्रोटीन बन के ट्रांसलेशन होता है। डीएनए को कह सकते हैं, डीएनए आरएनए में अंतर पड़ता है। डीएनए जो होता है न्यूक्लियस का किंग होता है। ठीक है, तो डीएनए से कहाँ पाएगा, न्यूक्लियस से पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, फिर क्लोरोप्लास्ट में। और आरएनए मेनली पाया जाता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में। तो इसलिए डीएनए जो है न्यूक्लियस किंग हो गया। तो कहा जाता है डीएनए कहाँ पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है न्यूक्लियस में। आरएनए कहाँ पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, आरएनए को साइटोप्लाज्म, डीएनए जो है न्यूक्लियस किंग हो गया। स्ट्रक्चर वाला पता ही है, डीएनए डबल हेलिक्स, आरएनए जो है सिंगल हेलिक्स। डीएनए में डाइऑक्सी राइबोज शुगर, आरएनए में जो राइबोज शुगर। डीएनए में देखे थे ऑक्सीजन वहाँ पे वो कम होता है, C5 का होता है, तो O4 होता है, इसमें O5 होता है। उसके बाद एक और होता है टी और यू का अंतर, इसमें थाइमीन होता है, इसमें थाइमीन की जगह यूरेसिल होता है। डीएनए केवल और केवल एक ही प्रकार का होता है, और आरएनए जो है 3 प्रकार का होता है। इसे मैसेंजर करके आगे देखेंगे। डीएनए जो है हमेशा ही ऑलवेज हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन जो होगा डीएनए से करेगा। आरएनए जो है कभी कभी करता है। आरएनए का मेन जो काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। इसलिए डीएनए को जो है परमानेंट जेनेटिक मटेरियल करता है। क्वेश्चन में देखें तो डीएनए जो है परमानेंट जेनेटिक मटेरियल में आता है। और क्वांटिटी में भी जो है डीएनए जो है वो आरएनए से काफ़ी ज़्यादा होता है। डीएनए जो है आरएनए से काफ़ी ज़्यादा होता है। जगह क्वेश्चन है कि न्यूक्लिक एसिड में कौन सबसे ज़्यादा है, डीएनए जो है वो सबसे ज़्यादा है। उसके बाद क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ आरएनए। टाइप्स ऑफ आरएनए में सबसे पहले मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए। देखिए मैसेंजर जेनेटिक मैसेज को कैरी करता है, जेनेटिक मैसेज को एमआरएनए करता है। ये टोटल इसका जो 5 से 10% होता है एमआरएनए। होता है टीआरएनए, इसको ट्रांसफर एमिनो एसिड को जो है राइबोसोम में ट्रांसफर करता है। ये जो होता है 10 से 15% होता है, सबसे कम एमआरएनए। उसके बाद टीआरएनए होता है, इसको टीआरएनए को टैक्सी कहा जाता है। टैक्सी होता है एमिनो एसिड का। तो कह रहा है कि एक टीआरएनए में एक ही प्रकार का एमिनो एसिड होता है। ध्यान देने वाला कि एक टीआरएनए में जो एक ही प्रकार का एमिनो एसिड ट्रांसफर होता है, एक ही प्रकार का एमिनो एसिड ट्रांसफर होता है एक टीआरएनए में। तो आरएनए एक काम का होता है राइबोसोम बनवाता है। आरएनए जो है राइबोसोम बनाता है। ये 80% होता है। सबसे स्टेबल और लॉन्ग लास्टिंग आरएनए यही है। ये प्रोटीन सिंथेसिस में भी यही रहता है। देखिए राइबोसोम बनाता है, राइबोसोम तो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा ही। ये टोटल का 80% होता है। सबसे स्टेबल, सबसे लॉन्ग लास्टिंग ज़्यादा है, तो यही वो भी करेगा। राइबोसोम का राजा आरएनए राइबोसोम का राजा यही है। मैसेज करने वाला सिर्फ यही है, जो ट्रांसफर करने वाला एमिनो एसिड का तो राजा है। वही यहाँ पे क्वेश्चन था कि सबसे ज़्यादा जो आरएनए होता है वो आरएनए होता है, यही राजा होता है। 80% खड़ी। देखिए क्वेश्चन में रहेगा जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल जो है वो हो जाएगा हम लोग का डीएनए। पूछेगा जेनेटिक यूनिट तो हो जाएगा जीन।
तो वही था, जेनेटिक मटेरियल में आता है डीएनए, जेनेटिक यूनिट में आ जाता है जीन। अब क्वेश्चन है कि एमआरएनए जो बनता कहाँ है, तो एमआरएनए जो बनता है वो न्यूक्लियस से बनता है, ट्रांसक्रिप्शन का काम करता है डीएनए से। एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन का काम करते ही बनता है न्यूक्लियस से बनता है, ठीक है, न्यूक्लियस में। प्रोटीन सिंथेसिस में एमिनो एसिड को एक्टिवेट करने के लिए किसकी ज़रूरत होता है, एटीपी को। एमिनो एसिड वाला होता है टीआरएनए में, ये एटीपी उसका ज़रूरत पड़ता है। कर है 1 जीन 1 इंजाइम कौन लाया था, बेडल और टैटम। बीटल और टैटम जो है 1 जीन 1 इंजाइम लाया था, बीटल और टैटम। बेटा 1 जीन 1 इंजाइम। यहाँ पे क्वेश्चन है किसका एक्सपेरिमेंट बताया कि सबसे पहले जो है जीन जो है क्रोमोसोम का ही पार्ट है जीन, तो बॉडी सुटेम के, ठीक है। तो बॉडी सुटन जो है बॉडी सुटेम जो बताया कि जीन जो है क्रोमोसोम का ही पार्ट है। जीन से अभी नहीं पढ़े, लेकिन एक दो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। कह रहा है कि जो जंपिंग जीन होता है, जो अपना पोजीशन बदलते रहता है, उसको कहते हैं ट्रांसपोसोन्स। जो स्थान बदलते रहता है, डांस जो करता है इसलिए ट्रांसपोसोन्स जो होता है और जीन वो डांस करता है, अपना जगह बदलते रहता है। जो आरएनए से प्रोटीन होता है उसको ट्रांसलेशन कहा जाता है, डीएनए से आरएनए जो होता है उसको ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। इसे बताना है जीनेटिक जीन के बारे में बताना है हम लोगों को। तो कह रहा है कि जीन जो है वो डीएनए का एक बड़ा मॉलिक्यूल है। कह रहा है जीन डीएनए का एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, जो सही बात है। ये जो है हेरिडेटरी ट्रेट्स, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें हेरिडेटरी जो वंशांगगत लक्षण होता है उसको जीन से ही पता चलता है, सही बात है। एक जीन में 1000 न्यूक्लियोटाइड होता है, एक जीन में 1000 न्यूक्लियोटाइड होता है, सही बात है। एक जीन में 1000 न्यूक्लियोटाइड होता है। यहाँ पे गलत दिया हुआ है कि 10,000 से 15 होता है, टोटल 20 से 25,000 के बीच में होता है, ठीक है, 20 से 25,000 के बीच में। ये वाला गलत हो गया। डीएनए बहुत बड़ा होता है, उसका साइज 10,000 न्यूक्लियोटाइड के बराबर होता है। डिटरमिनेंट हेरिडेटरी यही पता चलता है, 1 2 3 है। नाउ लेट्स फिनिश। जीन जोहानसन, जीन वर्ड कौन दिया, जीन दिए जोहानसन 1909 में। जीन जोहानसन, जीन ने 1909 में जीन कौन दिए, जोहानसन दिए। देखिए जीन जो होता है किस में है, डीएनए में। जीन होता है डीएनए में, लेकिन जीन से निकलता क्या है, जीन में से निकलता है आरएनए। ध्यान देने वाला है, जीन निकालता है आरएनए, लेकिन खुद होता है पार्ट है डीएनए का, लेकिन अपने में से निकालता है जो है आरएनए है। बहुत दोगला वाला काम कर रहा है जीन। और जो आरएनए निकलता है एक विशेष प्रकार का निकलता है। तो जीन एज ए फंक्शनल यूनिट को देखा जाए, जीन जो है हेरिडिटी का फंक्शनल यूनिट होता है, ठीक है। उसके बाद एक इंजाइम प्रोडक्शन पे काम करता है। जीन जो इंजाइम प्रोड्यूस करता है, इसका थ्योरी है एक जीन एक इंजाइम। वन जीन बॉडी सुटेम कौन दिया था, बोवेडी और सूटन दिए थे लोग। सॉरी, जो वन जीन वन इंजाइम वाला थ्योरी जो है बीटी दिए थे, बेडल और टेटम दिए थे। वन जीन वन इंजाइम जो है बीडल और टेटम दिए थे। क्रोमोसोम जनरली जो लीनियरली अरेंज जाता है, लेकिन होता क्या है कि जो क्रोमोसोम को जो जीन को जो गुण कैरी करना है बहुत हज़ारों है, लेकिन क्रोमोसोम तो कुछ पेयर है, इसलिए ये 3000 जीन होता है। एक क्रोमोसोम पर 3000 जीन होता है, एक क्रोमोसोम पर जो है 3000 जीन होता है। जीन्स से अब याद रखना है कि जीन्स जो अरेंज रहता है लीनियरली रहता है, और एक क्रोमोसोम पर 3000 जीन्स होता है, 3000। जो जीन होता है वो भी जो क्रोमोसोम के जैसे पेयर में ही होता है। और जीन्स के जो ग्रुप होता है, जीन्स के ग्रुप को जीनोम कहा जाता है। जीनोम होता है जीन्स के ग्रुप को। तो लिंकेज ग्रुप क्या होता है, तो जीन को जो जोड़ता है, क्रोमोसोम से जीन को जोड़ता है। तो जितना हम लोग क्रोमोसोम होता है उतना ही लिंकेज ग्रुप है। हम लोग 23 को क्रोमोसोम है, तो हम लोग के शरीर में लिंकेज ग्रुप भी जो है 23 को है। 90% जीन्स जो है वो इनएक्टिव ही होता है। 90% इनएक्टिव होता है, 10% ही मात्र एक्टिव होता है। वो जो है ग्रोथ और कंडीशन के साथ से जीन जो है वो अपना एक्टिविटी बदलते रहता है। 90 साइलेंट होता है, 10 एक्टिव होता है। एक्टिव जीन्स का परसेंटेज पूछेगा 10 हो गया। ज़्यादातर जीन्स पूछे क्या होते हैं, तो इनएक्टिव होते हैं। अब जीन के अंदर भी यूनिट होता है, जैसे सी मूड़े नाम से पता है। सी जो है सिस्टर्न हो गया, सी से हो गया सिस्टर्न। ये क्या हो गया था, जीन का फंक्शन यूनिट जो है सिस्टर्न हो गया। सी के बाद है रे का मतलब रिकॉम्बिनेशन में काम करता है। मू का मतलब हो गया म्यूटेशन में काम करता है। जो तो सिस्टर्न जो है वही है, फंक्शनल यूनिट है। इसको बताया, इसके बारे में इसके बारे में बेंजर बताएं। जीन जो अब तक खुद जेनेटिक का फंक्शनल यूनिट था, जेनेटिक यूनिट था, उस जीन का भी यूनिट है सिस्ट्रोन। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वेरिएशन। तो ये जो है अलग अलग स्पेसीज में जैसे अंतर आते लगता है, उसी को कहा जाता है ये जीन्स के थ्रू ही होता है। कहा जाता है कि जितना भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल में जो है वहाँ पे वेरिएशन थोड़ा आते रहता है। बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनता है, थोड़ा जो है वो वेरिएशन आता है। ये बहुत ज़रूरी है सर्वाइवल और इवोल्यूशन के लिए, जो है वेरिएशन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें वेरिएशन सबसे ज़्यादा आता है, सबसे ज़्यादा वेरिएशन आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है, नहीं तो पेड़ पौधे में उतना नहीं आता है, एक ही जैसा पेड़ बनते जाता है। तो वेरिएशन किस में हेल्प करता है? तो वेरिएशन के कारण ये लोग में इवोल्यूशन होता है, फिर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आता है। अब बहुत दिन तक वेरिएशन होते रहता है तो उसमें क्या होता है, नया स्पेसीज बन जाता है, नया स्पेसिएशन हो जाता है। जर्मिनल वाला जो होता है जेनेटिक वेरिएशन होता है। जर्मिनल वेरिएशन जेनेटिक याद रखते हैं, ये क्रोमोसोम के जीन्स में होता है, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन में जाता है। तो जो जर्मिनल होता है हेरिडेटिक किसको कहते हैं, हेरिटेबल कह सकते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में जाता है। जर्मिनल वाला जो है जेनेटिक हो गया। सोमेटिक वेरिएशन होता है, इसमें इसे हेरिटेड मतलब कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में नहीं जाता है, सिर्फ बॉडी तक किसी में। सेमेटिक सिर्फ बॉडी तक, सोमेटिक सिर्फ बॉडी तक, ठीक है। ये नॉन हेरिटेबल होता है, ये खुद में आपको खुद के इवोल्यूशन करेगा, लेकिन इस मतलब कि हेरिटेबल नहीं होगा, नेक्स्ट जनरेशन में से कोई रोल नहीं। तो हम लोग कॉन्सेप्ट है जेनेटिक। जेनेटिक्स में जाता है कि पेरेंट्स से पेरेंट्स जो है वो जाता है गुण, ठीक है। तो उसी में जो कहा जाता है कि जो जेनरेशन से जनरेशन जो ट्रांसमिशन होता है उसी को हेरिडिटी कहा जाता है। पेरेंट्स से जीन जाएगा बच्चा में, इसी को हेरिडिटी कहा जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कर सकता है कि जो जेनरेशन से जनरेशन जाता है गुण जो कैरेक्टर जाता है उसको क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। और साइंस का वो ब्रांच जो हेरिडिटी से भी डील करता हो और वेरिएशन से भी डील करता है उसी को कहा जाता है जेनेटिक्स, जो दोनों से डील करता है, यानी H+V = जेनेटिक्स। सबसे पहले इसके बारे में अध्ययन किए कौन, मंडल साहब के। सबसे पहले मंडल साहब के किस पे किए, तो ये किए क्या था, मटर का पौधा पर, मटर का पौधा पे ये किए थे। ये जो 57 से 65 तक अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए, इसको पब्लिश किए 66 में। यानी का जो बुक का नाम था, जो जर्नल जो किया उसका नाम था नेचुरल हिस्टोरिकल सोसाइटी ऑफ ब्रून में जो है मंडल अपना प्रकाशित किए थे। ये एक्सपेरिमेंट किए थे 57 से लेकर 65 तक, पब्लिकेशन किए थे 66 में जाकर। सब के सब साइंटिस्ट सब जो था वो डार्विन थ्योरी पर फोकस किए हुए था, इन पर कोई फोकस नहीं किया था। 1884 में सब जब ये मर गए तब इनको उसके बाद जाके इनको जान पहचान मिला। डार्विन के चक्कर में सब मंडल को भूल गए। इसको फिर से जाके 1900 में इसको डिस्कवर किए तीनों साइंटिस्ट का नाम था VCT। इससे हो गया ब्राइस, इससे हो गया कॉरेंस और टी से हो गया टेसेच मार्क। तो VCT जो है इसको बाद में जाके 1900 में इसको फिर से इसको रीडिस्कवरी की। तो कहता है मंडल साहब जो थे वो मटर का ही पौधा क्यों चूज किए, तो उसमें बहुत सारा गुण था, ठीक है, बहुत सारा प्रकार का मतलब कि कंट्रास्टिंग गुण। जो मटर होता है उसका स्मॉल साइज होता है, काफ़ी आसानी से ग्रो होता है। लाइफ साइकिल मटर का जो है काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन इसमें आसानी से होता है। 7 को इसमें जोड़ा होता है, 7 पेयर होता है कंट्रास्टिंग ट्रेट का, 7 को होता है इसमें। एक बार में एक कैरेक्टर को पढ़ते गए और इसमें मैथ का स्टैटिस्टिक्स भी लगाए थे। तो इसको देखते हैं, मटर जो है बहुत सारे कंट्रास्टिंग ट्रेट्स था, छोटा साइज था, लाइफ साइकिल भी छोटा था, पॉलिनेशन भी आसानी से होता था, 7 को जोड़ा था इसमें कंट्रास्टिंग ट्रेट्स का। इसमें स्टैटिक्स का एनालिसिस कर इसी में लगा दिए थे। इसमें से क्वेश्चन आता है कि प्लांट जो कौन सा प्लांट को चुने थे, मंडल सब चुने थे, पी प्लांट को चुने थे। उसके बाद उसमें बायोलॉजी के अलावा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का भी यूज़ किए थे, तभी जाके सक्सेसफुल में कामयाब हो पाए थे अपने इसमें एक बार में एक ही ट्रेड्स को पढ़ते थे, एक बार बहुत को नहीं पढ़ते। इसमें डोमिनेंट वाला जैसे दो पहले मान लिया कि तना का उस हाइट वाला कराएं, एगो टॉल लो एगो बाउना ले लो। बीच का कलर था तो एगो पीला ले लिए डोमिनेंट वाला, अनडोमिनेंट वाला में हरा हो गया। शेप में जो राउंड वाला था इधर झुर्रीदार हो गया, इधर उसके फली का कलर जो है ग्रीन हो गया, इधर पीला हो गया। इसका फली का आकार जो गया फूला हुआ हो गया, तो सिकटा हुआ हो गया। फ्लावर का कलर एगो बैंगनी हो गया तो सफ़ेद हो गया। एगो फ्लावर का पोजीशन एगो एक्सिलरी हो गया तो एगो टर्मिनल हो गया। इस प्रकार से वो डोमिनेंट अनडोमिनेट करके हर पर एक बार में एक करके टोटल 7 गो ट्रेड का वो अध्ययन किए थे। और जो फ्लावर का पोजीशन देख लेते हैं, फूल की स्थिति, जो फूल की स्थिति थी एगो एक्जियल था, मैंने एगो लंबा होगा तो एगो थोड़ा फैलल वाला लिए तो टर्मिनल लिए। डोमिनेंट राउंड सी का शेप जो था वो कौन था, तो गोल था। मेंडल जो है आर्टिफिशियल वहाँ पर क्रॉस पोलिनेशन कराया, आर्टिफिशियली करवाया मेंडल के जेनेटिक्स से खोज करने को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। कुछ क्वेश्चंस देख ले। अब एक बोला था बॉडी सूत्र में क्या बताए थे कि जीन जो पार्ट है क्रोमोसोम, जीन को सीस में म्यू अरे यानी ये द म्यूटेशन रिकॉम्बिनेशन और असिस्टेंट के रूप में कौन बताए थे, तो वो बताए थे बेंजर। जो पेयर जनरेट होता है, जो कंट्रास्टिंग ट्रेट होता है मेंडल के एक्सपेरिमेंट में, उस पेयर को क्या कहता है, फिनोटाइप कहा जाता है। जो कंट्रास्टिंग ट्रेट का पेयर हो जाता है उसको फिनोटाइप कहते हैं। टोटल 7 प्रकार का वहाँ पे पेयर कंट्रास्टिंग ट्रेट था। विपरीत जोड़ा का लक्षण टोटल 7 को था।
तो मेंडल के लॉ को सबसे मैंने जान पहचान कौन दिलाते, यही दिया था VCT राइज, सी से हो गया कॉरेंस, और टच एच मार्क, यहाँ पर टच एच मार्क इंग्लिश में हो जाए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि मेंडल जो है एक वायलेट कलर का लिए और एक लिए वाइट कलर का प्लांट। वायलेट को वाइट से जब क्रॉस कराएं तो कैसा पहला जो पीढ़ी निकलेगा, जो फर्स्ट जनरेशन निकलेगा, फर्स्ट जनरेशन F1 जो निकलेगा वो वहाँ पे वायलेट डोमिनेट कर रहा होगा, सब का सब जो वायलेट ही निकलेगा, क्योंकि वहाँ वायलेट डोमिनेट फर्स्ट जनरेशन में जो है वो डोमिनेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंडल जो है मटर कोई पौधा क्यों चूज किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। तो उसके बाद बहुत सारा उसमें विपरीत गुण है, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड जो कहता है वो। उसके बाद कि इसका बहुत ही लाइफ साइकिल भी छोटा होता है और बहुत छोटा होता है, इसमें आसानी से आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन ये सब भी हो सकता है, बहुत सारा वैरायटी हो सकता है इसमें, और ये काफ़ी ज़्यादा छोटा भी होता है। मंडल को सफलता मिलने का कारण क्या था कि मटर का प्लांट चूज किए, एक बार में एक ही कैरेक्टर के बारे में अध्ययन किए, ये बात भी है। उसके बाद वो स्टेटिस्टिक्स का भी यूज किए थे, ये तीनों के तीनों बात सही है। यहाँ पे क्वेश्चन कहना है कि जब हाइब्रिड प्लांट, हाइब्रिड में होता है बड़ा वाला भी एक गुण होना चाहिए और छोटा वाला भी, मतलब दोनों अलग अलग होते हैं। बड़ा टी और छोटा टी को हम लोग जब क्रॉस कराएंगे किससे, तो कह रहा होमोजाइगस, ठीक है। तो होमोजाइगस मतलब हो गया कि या तो दोनों छोटा वाला ले लीजिए या फिर दोनों बड़ा वाला लीजिए, ये किसी से भी करा सकते हैं। तो इस प्रोसेस को टेस्ट क्रॉस कहा जाता है, टेस्ट क्रॉस। वही नेक्स्ट ऑप्शन में बताना है कौन सा जो होमोजाइगस है। तो अब या तो दोनों बड़ा होना चाहिए या फिर दोनों छोटा होना चाहिए, इसी को जो ए या बी दोनों में से कोई भी हो सकता है होमोजाइगस। अब क्रॉस को देख लेते हैं। हम लोग आता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो मोनो इक्वल्स टू वन ट्रेट, नहीं एक बार में एक ही गुण को रखते हुए जब कराते हैं तो उसको मोनो कहते हैं। जैसे मान लीजिए टॉल का हम लोग कराएं ड्वार्फ से, यानी कि लंबा कराएं जब बोनस से, तो उसको कहेंगे मोनो हाइब्रिड, क्योंकि यहाँ पे एक बार में एक ही ट्रेट को हम करा रहे हैं, यहाँ पे एक ही कैरेक्टर को करा रहे हैं, जैसे लंबा का छोटा से करा रहे हैं। यहाँ पे मंडल जो है यहाँ पे मान लीजिए क्रॉस पोलिनेशन कराएंगे, बड़ा वाला प्लांट लिए TT, एक छोटा वाला लिए उसको स्मॉल टी से डोनेट किए। ये हो गया प्योर टॉल, ये हो गया प्योर ड्वार्फ, प्योर बोना हो गया। जो ओरिजिनल लिया जाता है मेंडल एक्सपेरिमेंट में, पेरेंटल जनरेशन को लिया जाता है, पेरेंटल को लेते हैं, उससे बनता है पहला बनता है F1, इसको कहते हैं फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन इसी को कहते हैं। पेरेंट जनरेशन को क्रॉस कराने पे तो जो F1 में जो रहता है ना, जो डोमिनेंट रहता है, जैसे कि जितने टॉल प्लांट यहाँ पे जो डोमिनेंट में थे, तो उसी एक सब का सब जो है जितना इसके बाद जो बना उसका सब उसमें डोमिनेंस शो करेगा टॉल वाला, जितना प्लांट बनेगा सब टॉले रहेगा। यानी F1 में जो डोमिनेंस में होता है वही देखता है, जैसे कि टॉल जो है हमेशा शॉर्ट से ज़्यादा डोमिनेट करता है, तो हमें F1 में जो जनरेशन बनेगा उस सब में सब जो है टॉल ही बनेगा। और जो दबा हुआ था, जैसे कि बौना वाला जो दबा हुआ था वो F2 जनरेशन में जाके शो करता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए खो जाता है, जैसे मान लीजिए टॉल वाला F1 में आ गया, तो ऐसा नहीं है कि छोटा वाला में से खो गया, छोटा वाला जो F2 में आके अपना प्रॉपर्टी शो करता है। तो F2 में क्या होता है कि F2 में जो सेल्फ पोलिनेशन होगा F1 का, तो वहाँ पे भी डोमिनेट तो यही करेगा, 3 टॉल रहेगा और एक जो है ड्वार्फ रहेगा, यानी 3:1 रहता है। F2 में जो है वो 3:1 रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है ना कि F1 में क्या था कि सब के सब टॉल था, पूरा कंप्लीट डोमिनेंस था। यहाँ पे जो है 3:1 हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा आ जाएगा ड्वार्फ वाला, इसको फेनोटाइपिक रेशियो कहा जाता है। फेनोटाइपिक रेशियो यहाँ पे हो जाएगा 3:1 हो जाएगा F2 जनरेशन में। इसी से पता चलता है कि जो ड्वार्फ वाला था, जो दबा हुआ था, वो जो ख़त्म नहीं हुआ फिर से यहाँ पे आ गया है 3:1 में 1 जो है वही है, वो कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हुआ था। इसको कहते हैं छुपा था मिटा नहीं, छुपा हुआ था मिटा नहीं। जो ये पीरियडेंस होता है F2 जनरेशन में होता है। अगर हम लोग F2 से F3 में जाने के लिए अगर F2 का यूज़ करें तो वहाँ पर जो है, और जो प्योर पूरा जो बौना होगा सिर्फ बौना ही बनाएगा। जो प्योर ड्वार्फ जो होगा F2 में जो ड्वार्फ था वो सिर्फ और सिर्फ ड्वार्फ पौधा ही बनाएगा ऑलवेज, ठीक है। जो टॉल वाला था, टॉल वाला यहाँ से प्योर टॉल ही बना सकता है या फिर हाइब्रिड ही बना सकता है। प्योर हाइब्रिड टॉल वाला काम करेगा, लेकिन जो बौना वाला था हमें सिर्फ और सिर्फ बौना ही बनाएगा। उसके बाद फेनोटाइप की बात है कि जीनोटाइप, ठीक है। तो फेनोटाइप तो हो गया, फिनोटाइप यानी इसको फिजिकल, जो हम लोग अपना आँख से देख लेते हैं, जैसे कि लंबा करना है, बौना करना है या फिर हाइब्रिड है, तो आँख से देखे तो विजिबल हो गया, फिजिकल हो गया। और जीनोटाइप हो गया मतलब जेनेटिक होता है, जेनेटिक जो हम लोग को नहीं दिख पाता है। इससे उसमें आ जाता है TT या फिर TT, इसमें 3 गो आ जाता है, ठीक है। इसमें 2 गो था, टॉल था, लंबा था या बौना था, इसमें 3 गो वेरिएशन होता है। तो वही जो विजिबल होता है उसको फेनोटाइप कहा जाता है, जो जीन वाला होता है जेनेटिक होता है उसको जो है जीनोटाइप कहा जाता है। तो जीन के दर्शाने का दूसरा रूप होता है, उसी को अलेले कहते हैं। अलेले और कुछ नहीं होता है, तो अलेले हो जाता है। तो अलेले को हम लोग जैसे हमारे TT हो गया, ये बड़ा पौधा हो गया, TT हो गया, ये भी मतलब वो लंबा पौधा में जाएगा। TT जो हो गया बौना पौधा जाएगा, अलग से T और T करेंगे तो इसी को अलेले कह देंगे। वैसे हमने देखा था सबसे पहले हम लोग का आता है लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर्स। लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर्स कहता है कि जो कैरेक्टर है, जो मैंने कि एक जगह से दूसरे जगह
तो प्रत्येक जो लक्षण है, प्रत्येक कैरेक्टर जो स्वतंत्र है, किसी दूसरे पर जो डिपेंडेंट, यानी कि जो प्रत्येक लक्षण जो है वो इंडिपेंडेंट है। यानी कि एक कैरेक्टर के पास एक पेयर होता है, एक कैरेक्टर होता है उसका एक पेयर होता है, उसमें एक स्पेशल प्रकार का कैरेक्टर शो करेगा। इसमें जो जीनोटाइप रेशियो होता है वो होता है 121, ठीक है। जीनोटाइप वाला हो गया 121 और फिनोटाइप वाला है 31। फिनोटाइप वाला है 3:1 और जीनोटाइप वाला है 1:2:1। यहाँ लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर्स में क्या आएगा कि जैसे मान लीजिए कि एक पेड़ की जो लंबाई है उसके कलर को इफेक्ट नहीं करेगा, उसका कलर जो है उसकी मोटाई को इफेक्ट नहीं करेगा। ये जो है मतलब एक यूनिट जो है एक ही प्रकार को इफेक्ट करेगा। हाइट जो है एक यूनिट हो गया, कलर एक यूनिट हो गया, इसका शेप जो है अलग यूनिट हुआ। हर यूनिट जो है अलग अलग एक सेपरेट बॉक्स की तरह रहता है। उसके बाद है लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस मान लीजिए एगो बड़ा लिए हम लोग, एगो बड़ा वाला लिए, एक ठो लिए, माने फादर वाला बड़ा हो गया, मदर वाला जो है छोटा छोटा हो गया। तो इसका जो बेबी होगा उसका ऐसा ऐसा होगा टी। लेकिन इसमें डोमिनेंस जो टी वाला है ये डोमिनेंस शो करेगा, बच्चा जो है टॉल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन छोटा वाला जो है कम्प्लीटली लॉस्ट नहीं होगा। इसी को कहा गया लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्योंकि यहाँ पे लंबा वाला जो था ज़्यादा स्ट्रॉन्गर था। इसका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या होता है, मान लीजिए कि इसी का जो है थर्ड स्टेप में हो जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन करा दीजिए। मान लीजिए टी और टी का, तो इसमें किस प्रकार से बनता है, टी बन सकता है या फिर क्या बन सकता है, टी बन सकता है, या फिर क्या बन सकता है, तो इधर छोटा टी आ जाएगा, इधर बड़ा टी हो जाएगा, या फिर दोनों छोटा टी हो जाएगा। टोटल 4 को बन सकता है। एगो देखते हैं टी, उसके बाद बन सकता है टी छोटा टी, बाद फिर एगो टी छोटा टी, एगो टी, यानी तो यही वाला सिर्फ जो है छोटा बनेगा। ये तीनों जो है टॉल है। तो इससे पता चलता है कि ये जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में आगे पता चलता है कि कम्प्लीटली लॉस्ट नहीं हुआ था, ये फिर से वापस आ जाता है। इसी में आगे से पता चलता है कि हम लोग 1:2 जो 1 आ रहा है, इसमें एगो तो प्योर टी वाला था तो प्योर टॉल हो गया, एगो स्मॉल टी था तो प्योर डवार्फ हो गया। अब दो को कैसा था, टी और टी था, यानी दो को हाइब्रिड टाइप था तो 1:2:1 होता है, जीनो टाइप का हो जाता है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस आता है। इसमें दो गो अलग अलग कैरेक्टर को, इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, या तो लंबा वाला ले रहे थे, इधर छोटा वाला, एक ही कैरेक्टर ले पा रहे थे, इसको कलर के साथ मिक्स नहीं कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि मान लिया हम लोग एक तो कलर वाला ले लिए, इधर से हम लोग ले लिए येलो, ठीक है, इसका कलर ले लिया ग्रीन, इधर से ले लिया हम लोग इसका शेप है राउंड, इसका मान लिया हम लोग शेप ले लिए रिंकल्ड, ठीक है। यानी कि इधर से हम लोग येलो ले लिए, इधर से राउंड ले लिए, इधर से ग्रीन ले लिया, इधर से दो इधर एक कलर अलग से आ गया, शेप अलग गया। दोनों को जब हम ट्रीट करेंगे, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि टॉल शॉर्ट को ले लें और इधर से राउंड और रिंकल को ले लें, दो अलग अलग कैरेक्टर को यहाँ पे मिक्स किया जाए, इसी को डाई हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। तो मेंडल जो क्रॉस किए तो उसमें मेजर में रखे, मतलब कि डोमिनेंस वाला में रखे येलो और राउंड को, और उसमें कमज़ोर वाला में रखे ग्रीन और रिंकल्ड को, ठीक है। यानी कि जेनोटाइप जो करवाए थे वो क्या रहे थे, वाई येलो के लिए ले लिए, उसके बाद रेड सब के लिए दो को, टॉल के लिए मतलब टी ले रहे थे कि नहीं, तो यहाँ पे 2 होगा, पीरियड में होता है, जीन जो हमेशा पीरियड में होता है, ठीक है। और उसके लिए फिर ये देखिए छोटा ग्रीन के लिए छोटा वाई छोटा वाई, ग्रीन है वाई नहीं है, छोटा वाई है। और उसके बाद ग्रीन के बाद ये रिंकल्ड के लिए छोटा आर ले लिए। तो इसमें जो F1 बनेगा, उसमें F1 में तो डोमिनेंस शो होगा, तो येलो जो है ग्रीन को डोमिनेट करेगा और राउंड जो है वो रिंकल को डोमिनेट, क्योंकि F1 में जो डोमिनेट करता है, ठीक है। डाई हाइब्रिड इसमें मेन आता है F2 जनरेशन। इसमें देखते हैं, तो इसमें क्रॉस कराएंगे तो F2 जनरेशन का कराएंगे तो इसमें इसका रेशियो 93:31, ठीक है, 93:31। जैसे हम देख सकते हैं वाई आर का कराएंगे, वाई आर से तो एक को बड़ा वाला आएगा ना, दूसरे से कि यहाँ पे वाई वाला पीला है, बड़ा आर जो है वो गोल है, छोटा आर जो है रिंकल्ड है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे दोनों वाई आर तो हो ही जाएगा। यहाँ पे देखते हैं जैसे वाई एक बड़ा, एक वाई छोटा, एक आर बड़ा, तो दोनों आर बड़ा है तो राउंड हो गया, एक को वाई बड़ा है तो पीला कलर हो गया। तो वैसे ही दोनों छोटा वाई होगा, दोनों आर होगा तो हरा होगा और रिंकल्ड होगा। तो ऐसे ऐसे 9 को आएगा, 9 को में क्या होगा कि पीला और राउंड आ रहा है, ठीक है। और 3 को में क्या आ रहा है कि पीला आ रहा है और झुर्री आ रहा है। अब बाकी 3 को में क्या आ रहा है कि हरा आ रहा है और गोल आ रहा है, और बाकी एक को सिर्फ हरा है जिसमें हरा भी है और रिंकल भी है। इसका रेशियो है 93:31 इसका रेशियो है 93:31। ये 93 जो फिनोफाइट है, ये फिनोफाइट रेशियो जो फिजिकली हम लोग देख सकते हैं। इसका जो जीनोटाइप रेशियो है, जीनोटाइप रेशियो तो और भी थी है। जीनोटाइप याद रखना है 12-24-12-1, ठीक है, 12-24-12-1, 12-24-12-1, 12-24-12-1, 12-24-12-1, ये हो जाएगा जीनोटाइप वाला का रेशियो। इसका हो गया 93:31। ये जो डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है, ये जो किसी का बड़ा वाला छोटा वाला के साथ भी कर जा रहा है, इसको कहा जाता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कहता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहा जाता है, किसी का भी साथ हो जाता है। और मेंडल जो किए थे इस मटर के पौधा पर, लेकिन जनरली पौधा जंतु हर कोई पे ये सब लागू होता है। याद तक सॉल्व किए थे कि होमोजाइगस में जो है डोमिनेंट वाला भी लेते हैं
और रिसेसिव जो होता है उस दोनों को लेते हैं। उसके बाद कह रहा है कि जो मोनोहाइब्रिड में जो फिनोटाइपिक होता है वो 3:1 होता है। फिनोटाइपिक जो होता है वो 3:1 होता है और जीनोटाइपिक जो है 1:2 121 होता है। उसका कह रहा है मेंडल के द्वारा जो डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है इसमें जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, तो 12-24 12-12-1 12-24 12-12-1। कह रहा है कि मेंडल का कौन सा नियम जो है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए नहीं है। तो इंडिपेंडेंट एसॉर्टमेंट वाला देखे थे कि इंडिपेंडेंट एसॉर्टमेंट वाला जो है वो सिर्फ डाई हाइब्रिड के लिए है। बाकी यूनिट कैरेक्टर, उसके बाद डोमिनेंस और सेग्रीगेशन जो है वो मोनोहाइब्रिड के लिए है। और इसमें से कौन सा सही है, तो पहला कह रहा है कि जीन से ही पता चलता है, हेरिडेटरी ट्रेट्स जो है जीन से ही पता चलता है, सही बात है। चूँकि वेरिएशन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह वो जीन्स के थ्रू ही जाता है, वेरिएशन जो है जीन्स के थ्रू ही जाता है। जो डुप्लीकेशन होता है जीन्स का वही कारण है वेरिएशन का, जिसको म्यूटेशन या फिर क्रॉसिंग ओवर भी कहते हैं, वही कारण है इसका, जिसके कारण इवोल्यूशन ये सब होता है। देखिए डुप्लीकेशन जो होता है जनरली इवोल्यूशन का कारण होता है, लेकिन इससे ज़्यादा जो होता है वो म्यूटेशन और क्रॉसिंग ओवर के कारण होता है, ठीक है। लेकिन डुप्लीकेशन को ही मानना है, सबका सब जो है सही हो जाएगा। वैसा वेरिएशन जो क्लाइमेट और इन्वायरमेंट के इन्फ्लुएंस के कारण होता है उसको सोमैटिक कहते हैं, उसको हम लोग सोमैटिक कहेंगे। सोमैटिक जो होता है क्लाइमेट और इन्वायरमेंट के कारण जो वेरिएशन आता है उसको सोमैटिक कहते हैं। जो जीन्स के कारण आता है जो उसको कहते हैं हम लोग जर्मिनल कहते हैं। जर्मिनल होता है या सोमैटिक होता है, जेनेटिक वगैरह कुछ नहीं होता, जर्मिनल या फिर सोमैटिक होता है। यहाँ पर दोनों का दोनों गलत दिया हुआ है। जेनेटिक वेरिएशन का जो है क्या कारण है, तो जो जीन्स का जो अरेंजमेंट होता है क्रोमोसोम पर उसमें बदलना, ऐसे तो लीनियरली अरेंज होता है लेकिन उसका अरेंजमेंट बदल जाता है, या फिर जो नाइट्रोजनस बेस होता है डीएनए का उसमें बदलना। तो याद करने वाला है कि अरेंजमेंट जो होता है जीन्स का वो बदलने के कारण वेरिएशन होता है, या फिर म्यूटेशन जो होता है, म्यूटेशन का डिफिनेशन क्या होता है, जो नाइट्रोजन बेस का बदलना ही म्यूटेशन का है। नाइट्रोजन बेस का बदलना या फिर अरेंजमेंट बदलना, दोनों के कारण जो है वेरिएशन हो जाता है। वेरिएशन दो कारण से होता है, या तो अरेंजमेंट बदल जाए या फिर सीक्वेंस बदल जाए या फिर अरेंजमेंट बदल जाए। अरे जो क्रोमोसोमल थ्योरी है इनहेरिटेंस का, क्रोमोसोमल थ्योरी कौन दिया था, तो बॉवेडी-सूटन जो दिए थे वही दिए थे क्रोमोसोमल थ्योरी जो इनहेरिटेंस का। क्रोमोसोमल थ्योरी जब बॉडी सूते जो है इधर ये थे, यही बताए थे कि क्रोमोसोम के अंदर ही डीएनए के अंदर क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर जो है जीन होता है, तो बॉडी सूते में वही क्रोमोसोमल थ्योरी दिए थे। यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि मंडल लॉ में कौन कौन जो एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन पढ़ने के बाद इसको फिर से देख लेंगे। ऐसे यहाँ पे कह रहा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये सब देख लेंगे इस एक्सेप्शन पढ़ने के बाद। लेकिन कह रहा है कि जब ऐसा 47 में क्वेश्चन कह रहा है कि जब मोर देन 2 एलेल, जब 2 से ज़्यादा एलेल है, समझिए ना 2 से ज़्यादा जीन रिस्पॉन्सिबल हो जाए एक ट्रेट के लिए, उसको क्या कहते हैं मल्टीपल एलेजम कहते हैं। मल्टीपल एलेजम 2 से ज़्यादा एलेल जो है रिस्पॉन्सिबल हो जाए उसको मल्टीपल एलेजम कहते हैं। ये एक्सेप्शन में आएगा, इसको फिर से पढ़ लेंगे। ये वाला क्वेश्चन है AABB और AABB क्रॉस करें क्या बनेगा, तो AABB और AABB यही बनेगा, एक दोनों से एक आगे बना देगा, जो ऑप्शन में वही रह जाएगा कहोगे, ठीक है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है उसका दूसरा नाम क्या है, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का दूसरा नाम है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स जो है देखे थे उसी का नाम है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का ही नाम है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वो कहता है कि एक ही एलेले को एक बार में बनता है, छोड़ने यानी याद रखना है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो होता है वो लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स होता है। फिर क्वेश्चन आएगा कि मेंडल के सिद्धांत को दोहराने वाले कौन थे, तो VCT V से हो गया वेरिज हो गए, कॉर्डेंस हो गए और सेकमार्क हो गए। तो भाई वेरिज को बार ब्रीज लिख रहा है। जीन जो है डीएनए से बना होता है, जीन जो है वो डीएनए से बना होता है, जीन जो है डीएनए से, जीन बना होता है खुद डीएनए से, लेकिन जीन क्या बनाता है, तो आरएनए बनाता है। डीएनए किससे बना होता है, डीएनए जो है शुगर, फॉस्फोरिक बेस और नाइट्रोजन बेस। फॉस्फोरिक एसिड, इसी के कारण जो न्यूक्लिक एसिड होता है, शुगर, फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रोजन बेस, तीनों के मिलने से जो है डीएनए बना होता है। मोनोहाइब्रिड रेशियो का जो फेनोटाइपिक रेशियो है, हालांकि लिखा नहीं है फेनोटाइप, लेकिन फेनोटाइप यहाँ पे हो जाएगा 3:1। और डाई हाइब्रिड रेशियो हो जाएगा, डाई हाइब्रिड का जो फेनोटाइपिक होता है 93-31 होता है, 93-31। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से क्या मतलब है, जो एक मतलब कि जो अलग होता है, माने सेपरेशन होता है, एक पेरेंट का जो गुण होता है, पेरेंट के गुण का अलग अलग होना, पेरेंट के गुण के अलग अलग होने को इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। पेरेंट के गुणों को अलग बहुत प्रकार से अलग अलग होना ही इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। लॉ ऑफ डोमिनेंस से क्या पता चलता है कि जो एक हाइब्रिड बनेगा वो जो डोमिनेंट होगा एक सिंगल कैरेक्टर का होगा। जो हाइब्रिड बनने के बाद में टी बनने के बाद जो टॉल हो रहा था, तो इसी को कहेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल की सफलता का सबसे मेन कारण बताता है मटर के पौधे का चयन। स्टैटिस्टिक ये सब तो था ही,
एक ट्रेड को एक बार में करते थे, ये भी सही है, पेडिग्री का रिकॉर्ड सब सही है, लेकिन मेन उनका था कि वही मटर का पौधा का चयन करना है। तो पेडिग्री एनालिसिस में बहुत सारा सिंबल का यूज होता है। तो मेल के लिए स्क्वायर वाला होता है, सर्किल जो होता है फीमेल के लिए होता है, और जिसका सेक्स पता नहीं चलता उसके डायमंड से क्या करते हैं। इनके कुछ में जो अपवाद भी है, मेंडल के नियम में कुछ को अपवाद है, जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनके कहना था कि मान लीजिए एगो लंबा लिए, एगो बौना लिए, या फिर इसी तरह मान लीजिए एगो रेड कलर लिए, एगो वाइट कलर लिए, तो पहले F1 जनरेशन में कम्प्लीटली रेड ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। F1 जनरेशन में देखा गया कि पिंक बन गया, हमारा पिंक भी बन गया था, जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस इनका साबित हुआ। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोफाइटिक रेशियो होता है वो 121 होता है, 1:2:1 हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। तो को डोमिनेंस आ गया। जैसे मान लिए कि हम एगो गाय देखते हैं, तो एगो मतलब चितकबरा गाय होता है, हमारे लाल गाय लिए, और सब वाइट हेयर, लाल इधर रेड वाला लिए, इधर वाइट हेयर वाला लिए, दोनों को क्रॉस करने पर देखा जाने लगा कि दोनों उसमें दोनों का गुण आ जा रहा है। जैसे गाय में देखते हैं जो चितकबरा गाय हो जाता है, उसमें मान लीजिए फादर उसका वाइट हुआ, मदर उसका ब्लैक हुई, तो उसमें वाइट ब्लैक दोनों का स्पॉट बन जाता है। तो इसको कहा जाता है को डोमिनेंस, दोनों जो एक साथ एग्जिस्ट करने लगता है। और आदमी भी देखते हैं कि AB ब्लड ग्रुप जो होता है, उसमें A ब्लड ग्रुप भी होता है, B ब्लड ग्रुप भी होता है, दोनों जो है को एग्जिस्टेंस में है, दोनों दिखेंगे। को डोमिनेंस दोनों एलील जो है, एक एलील हो गया कौन वाला, T बड़ा वाला, एक छोटा वाला, दोनों साफ बिल्कुल साफ दिख जाता है, आधा आधा। अब हम इनकम्प्लीट और को डोमिनेंस में अंतर होता है। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे जो मिक्स हो जा रहा था, जैसे रेड और वाइट मिक्स होकर पिंक बना रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों साफ साफ अलग अलग दिख रहा है, ठीक है, दोनों साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पे मतलब दोनों मिक्स हो जा रहा था एक तरीके से। जो पिंक फ्लावर जो बन रहा था वो इनकम्प्लीट कैन बन रहा है। जो चितकबरा गाय बन जाता है वो जो है को डोमिनेंस का, जो रोआन इसको चितकबरा कहा जाता है, उसको को डोमिनेंस का बन रहा था। तो मल्टीपल एलिज में 2 से ज़्यादा एलिज में, जैसे या तो छोटा था या बौना था, या इसमें देख रहे थे या तो रेड था या फिर वाइट था। यहाँ पे भी या तो मतलब 2 कलर था, एगो रेड कलर था, एगो वही ब्लैक कलर का था, 2 को था, लेकिन इसमें एक से ज़्यादा एलिज में आ जाए, एक से ज़्यादा एलिज में आ जाए। जैसे हमारे ब्लड ग्रुप में 3 एलिज में होता है, ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप O, ब्लड ग्रुप O, A, B और O, तीनों के मिलने से क्या बनता है, AB, A अलग, B अलग, फिर O। इस कारण इसको मल्टीपल एलिज में रखते हैं। तो इस खरगोश के शरीर पे भी जो है 4 कलर का जो खरगोश का शरीर होता है, ये भी मल्टीपल एलील के कारण। जो ड्रोसोफिला होता है उसको भी आँख जो है 15 कलर का होता है, उसमें 15 एलील होता है, ठीक है। उसके बाद लिंकेज में क्या होता है कि इसका खोज किया मॉर्गन जो ड्रोसोफिला में, मॉर्गन के बाद जो हचिकिंस जो थे, हचिनसन जो है मकई के पौधा में किए। उसमें क्या होता है कि जनरली कहा जाता है कि जो वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है ना, मतलब इधर से फादर वाला है, इधर से मदर वाला है, ठीक है, दोनों के कारण जो वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा होता है। जिसमें देखा जाता है कि जो फादर वाला था, पेरेंटल था, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, और जो रिकॉम्बिनेशन होना चाहिए था वो बहुत ही ज़्यादा कम था। मतलब कि दोनों कंबाइन होकर जो पावर्स दे रहा था बहुत कम था, जैसे पेरेंट वाला ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। लिंक स्ट्रॉन्ग होने के कारण इसका जो मिक्स वाला जो था वो कम था, इसी को कहा गया लिंकेज में। इसमें लिंक जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रह रहा था पेरेंटल से। मॉर्गन देखा ड्रोसोफिला में, और हचिकन्स देखा मकई के पौधा में। तो क्रॉसिंग ओवर जो होता है नॉन सिस्टर, जैसे कि मान लीजिए एक ऐसे क्रोमोसोम होता है तो इसको सिस्टर कहा जाता है, सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होता है, उनके बीच में अगर एक्सचेंज होता है, ये कब होता है क्रॉसिंग ओवर, प्रोफेज 1 के पैकाइटिन अवस्था में होता है, ठीक है। इसका याद रख सकते हैं, प्रोफेज 1 पैकाइटिन उसमें जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, इसी को क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। ये नॉन सिस्टर वाले में ही हमेशा होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी से जो है नया जीन कॉम्बिनेशन बनता है, वेरिएशन आता है, इवोल्यूशन होता है, रिकॉम्बिनेशन को भी बदलाता है। तो ये जो है बहुत सही चीज़ है, बिल्कुल सही। वेरिएशन, इवोल्यूशन, ये सब रिकॉम्बिनेशन, ये सब इसी कारण हो रहा है। क्रॉसिंग ओवर के कारण क्वेश्चन पूछा, क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है, तो क्रॉसिंग ओवर से जो है वेरिएशन आता है, जो नया कॉम्बिनेशन बनता है, किस कारण बनता है, तो क्रॉसिंग ओवर के कारण नया कॉम्बिनेशन बनता है। इस सब जो है 1912 में मॉर्गन और कैसल दिए थे। यहाँ पे क्वेश्चन था कि कौन कौन जो है मेंडल में एक्सेप्शन था। यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया, को डोमिनेंस हो गया, और मल्टीपल एलिज्म कहते हैं, ये तीनों के तीनों था। इसको समझ आएगा, 2 से ज़्यादा जब एलील होगा तो उसका क्या मल्टीपल एलिज्म कहेंगे, मल्टीपल एलिज्म। यहाँ पे क्वेश्चन करें डीएनए सिंथेसिस के लिए 1959 में किसको अवार्ड मिला, तो कॉर्नबर्ग को, ठीक है। डीएनए सिंथेसिस के लिए इसको अवार्ड मिला, उसको मिला था कॉर्नबर्ग को, मिला था डीएनए सिंथेसिस के लिए 1959 में। उसके बाद करें 1968 में किसको नोबेल प्राइज़ मिला था, जेनेटिक कोड को सिंथेसाइज, जेनेटिक कोड में न्यूक्लियोटाइड डीएनए और जीन, न्यूक्लियोटाइड डीएनए और जीन का सिंथेसाइज करने के लिए लेबोरेटरी में किसको अवार्ड मिला था, तो हरगोविंद खुराना को 1968 में मिला था, 1968 में, न्यूक्लियोटाइड डीएनए और जीन को सिंथेसिस करने के लिए, ये जेनेटिक कोड देने के लिए, मतलब ये सब करने के लिए।
वो कह रहा है हरगोविंद खुराना को किसके लिए अवार्ड मिला था? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए तो हरगोविंद खुराना को उसी के लिए अवार्ड मिला था। कह रहा इसमें से कौन सा जो सबसे सही फ्लो है? डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। डीएनए से आरएनए बनने को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, आरएनए से प्रोटीन बनने को ट्रांसलेशन कहते हैं, और डीएनए से डीएनए बनने को रेप्लिकेशन कहते हैं, आरएनए से डीएनए को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। जेनेटिक्स में क्या क्या पढ़ा जाता है? हेरेडिटी पढ़ा जाता है, फिर जेनेटिक ट्रेट्स दिया, जेनेटिक ट्रेट्स पढ़ा जाता है, और जो पेरेंटल ट्रेट्स जाता है अपने मतलब कि बच्चों में, संतानों में, उसको ही पढ़ते हैं। तीनों के तीनों पढ़ते हैं। जो आनुवंशिक जेनेटिकल गुण होता है उसको भी पढ़ते हैं। जेनेटिक्स वर्ड सबसे पहले बेटसन। बेटसन जो है वो सबसे पहले जेनेटिक्स वर्ड का यूज थे। बेटसॉन जेनेटिक्स, बेटसन वर्ड किए थे, जेनेटिक्स का वर्ड का यूज किए थे बेटसन। जीबी रोड है कि नहीं, जीबी जेनेटिक वर्ड यूज किए थे बेटसन। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है इसको मंडल साहब को कहा जाता है। जेनेटिक म्यूटेशन किस में होता है? म्यूटेशन होता है किस में? म्यूटेशन होता है क्रोमोजोम में। याद रखना, जेनेटिक म्यूटेशन जो होता है वो क्रोमोजोम में होता है। क्रोमोजोम के अंदर होता है जेनेटिक म्यूटेशन जो होता है वो क्रोमोजोम में होता है। डीएनए के काम में भी दिए हुआ था, लेकिन ज़्यादा सही यहाँ पे क्रोमोजोम को मानना है। जो डीएनए में बदलाव आता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है मैक्रो म्यूटेशन। जो डीएनए में बदलाव आता है उसको मैक्रो म्यूटेशन कहा जाता है। माइक्रो डीएनए में जो होता है छोटा परिवर्तन जैसे सूक्ष्म, यानी माइक्रो म्यूटेशन कहते हैं दोस्त। डीएनए में जो माइक्रो कहते हैं, माइक्रो म्यूटेशन। मंडल जो किस पे अपने किया? मंडल जो है मटर के पौधा पे किए थे। बारबर मैकलिंटॉक किस फेमस है किसके लिए? तो मकई के लिए। मकई पे अपने किए थे। मैकलिंटॉक जो है मैकलिंटॉक जो है मकई पे किए थे। ये जो ट्रांसपोन्स वाला जो था जंपिंग जीन्स का आया था वही इसका मैकलिंटॉक ही किए थे। लिंकेज का सबसे पहले जो पता लगाए थे मकई के प्लांट में हचिनसन जो मकई में पता लगाए थे। यहाँ पे मकई पे पता लगाई थी। मैकलिंटॉक जो थी वो ट्रांसपोन्स का पता लगाए थे। लिंकेज का पता लगाए थे हचिनसन लगाए थे। मॉर्गन लगाए थे उस पर। ड्रॉसफिला पे लाए थे मॉर्गन। बहुत 3 इंपॉर्टेंट लॉ है हेरिडिटी का जो मेंडल के द्वारा दिया था। वो कौन कौन था? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और उसका लॉ ऑफ डोमिनेंस भी था। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था। एक लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर भी था। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लॉ ऑफ गैमेट्स करके कहा जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को ही। तो ये सब हो गया। मेंडल का कौन सा नियम जो है डाई हाइब्रिड क्रॉस पे है? तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला जो है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस पे। मंडल जो मटर का पौधा क्यों लिया था? मटर के पौधे में बहुत सारा उसमें विपरीत लक्षण, यानी कि कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड जो है बहुत सारा उसमें विपरीत लक्षण था। मेंडल का एक्सेप्शन इसमें से कौन है? तो इसमें से लिंकेज जो है, लिंकेज हो गया, क्रॉसिंग ओवर हो गया, ये सब जो है तो लिंकेज जो है उसमें से एक्सेप्शन हो गया। F2 जनरेशन में जो 1:2:1 जो होता है फिनोफाइट का, किस में होता है? तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो होता है 1:2:1 जो होता है फिनोफाइट का ही होता है। फिनोफाइट में दोनों का होता है। 1:2:1 जो होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में होता है। क्रॉसिंग ओवर कब होता है? तो प्रोफेज 1 के पकाइटिन में होता है। क्रॉसिंग ओवर प्रोफेज 1 के पकाइटिन में। कह रहा है कि जब रेड स्किन वाला गाय को ले लीजिए और उसके क्रॉस करवाइए किससे? वाइट स्किन वाला गाय से। तो F1 जनरेशन में जो मिक्स होगा, जो चितकबरा बनता है वो किसके कारण बनता है? को डोमिनेंस के कारण बनता है। वो जो है को डोमिनेंस के कारण बनता है। और जो लाल फूल सफ़ेद फूल जो पिंक बनाता है वो किसके बनता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये हो गया को डोमिनेंस। इसमें जो मिक्स हो जाता है इसमें जो है दोनों अपना गुण शो करता है। कह रहा है जीन को किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है? तो जीन को व्यक्त कर सकते हैं हम लोग हेरिडिटी के रूप में, डीएनए के पार्ट के रूप में, इसे म्यूटेशन के यूनिट में सब हो जाएगा, सब में हो जाएगा। डबल हेलिक्स कौन मॉडल कौन दिए थे? डीएनए का डबल हेलिक्स वाटसन और क्री के दिए थे डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप डिटरमाइन के लिए 3 एलील होता है। तो ब्लड ग्रुप ए, बी और ओ होता है। तो ये जो है सही है, पहला स्टेटमेंट जो है सही है। दूसरा में और एक आदमी में जो 3 एलील होता है ए, बी, और इसमें से कोई 2 को रहता है, जिससे ब्लड ग्रुप पता चलता है। बात सही है, 2 को रहता है। तो ब्लड ग्रुप ए बी होता है, या फिर ए होता है, या फिर बी होता है, या फिर ओ होता है। 3 ब्लड ग्रुप नहीं हो पाता है। और किस मीडियम से जो है मतलब कि फादर से जो जाता है जीन के थ्रू ही जाता है। नंबर ऑफ डाइप्लॉइड पूछेगा तो जो 46 हो जाएगा। डाइप्लॉइड जो पूछेगा, नंबर ऑफ डाइप्लॉइड पूछ रहा है, जोड़ी में संख्या नहीं पूछा। नंबर डाइप्लॉइड होता है 46 होता है। स्पर्म में जो हैप्लॉइड होता है वो होता है डाइप्लॉइड का हमेशा ये होता है 2n, इसका आधा होता है n। ये हो जाएगा 23 गो। टोटल नंबर जो है 23 गो हो जाएगा। यहाँ पर टोटल नंबर 46 हो जाएगा। पेयर नहीं पूछ रहा है। नेक्स्ट हम लोग का सेक्स डिटरमिनेशन ह्यूमन। इसमें देखते हैं कि ह्यूमन के पास 23 पेयर होता है क्रोमोसोम का, ठीक है। जैसे 22 को होता है उसको ऑटोसोम कहते हैं, 22 को ऑटोसोम कहते हैं। जो 23वां पेयर होता है इसी को सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। उसी में X होगा या फिर Y होगा, उससे जो है सेक्स पता चलता है कि कौन होगा। तो 22 को ऑटो होता है, ये को जो होता है
सेक्स क्रोमोसोम होता है। मेल क्रोमोसोम कॉमन होता है तो XY होता है, फीमेल क्रोमोसोम कॉमन होता है तो XX होता है। फीमेल में जो Y क्रोमोसोम नहीं होता, नहीं सेक्स डिटरमाइंड होता है, क्योंकि फीमेल हमेशा XX वाले ही रखती है। मेल के पर डिपेंड करता है कि X वाला देगा कि Y X दे देगा तो बेटी हो जाती है, Y दे देता है तो XY बन के बेटा हो जाता है। मेल स्पर्म निकालता है 22 + X और 22 + Y, ठीक है। फीमेल हमेशा 22 + X ही निकालती है। ये म्यूटेशन क्या होता है? जो सडन चेंज आता है, एक बार सडन चेंज को हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। जो स्लो चेंज होता है उसको इवोल्यूशन कहते हैं। जो एक बैक से चेंजिंग आता है इसको हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। इसके खोज करने था वही ब्राइस जो थे, ब्राइस वही किए थे, ब्राइस किए थे। इवनिंग प्रिमरोज एक पौधा होता है उसमें, इवनिंग प्रिमरोज में किए थे। ये जो दोनों में होता है सोमैटिक सेल होते हैं। सोमैटिक जैसे कि मान लीजिए बॉडी वाले हो गए जो इनहेरिटेड नहीं होते हैं, तो जर्मिनल वाले जो होते हैं जो जेनेटिक होते हैं इनहेरिटेड होते हैं, जनरेशन दोनों में होता है म्यूटेशन। उसी में एक नंबर पे आता है मैक्रो म्यूटेशन। मैक्रो म्यूटेशन में क्या होता है कि इसमें क्रोमोसोम का नंबर बदल जाएगा, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बदल जाएगा। ये फिनोफाइटिक लेवल यानी कि विजिबली हम लोग देख सकते हैं, उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, मैक्रो म्यूटेशन कहते हैं उसको। मैक्रो मतलब बड़ा दिखे, मतलब बाहर से ही दिख जाता है। तो माइक्रो म्यूटेशन जो जीन DNA लेवल पे होता है, बिल्कुल हम लोग आँख से नहीं देख पाता है। और न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जो इसमें बदल जाता है उसको, इसमें वो होता है, इसको जीन लेवल म्यूटेशन भी कहते हैं। ज़्यादातर म्यूटेशन होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर म्यूटेशन जो हार्मफुल होते हैं रिसेसिव होते हैं, और सिर्फ 0.1% ही होता है जो म्यूटेशन जो होता है बेनिफिशियल होता है। म्यूटेशन का ये होता है प्लांट ब्रीडिंग में अच्छे अच्छे वैरायटी को बनाने के लिए। इसमें 0.1% ये जो है अच्छा होता है। इसका म्यूटेशन का यूज होता है क्रॉप में, मेनली इसका यूज़ किया जाता है क्रॉप इम्प्रूवमेंट में। इसका मतलब पड़ता है जेनेटिक डिसऑर्डर। ये किसी जीन का म्यूटेशन होता है उसके कारण होता है, या फिर क्रोमोसोम का म्यूटेशन होता है उसके कारण होता है। और एक जनरेशन से नेक्स्ट में भी ये ट्रांसमिट हो जाता है, यानी कि जीन या फिर क्रोमोसोम में जो डिसऑर्डर होता है उसी कारण होता है जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक के नाम ही में होगा कि एक से फादर से सन में भी जा सकता है, तभी जेनेटिक इसका नाम है। सबसे पहले हम मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ते हैं। इसमें जो है एक जीन जो है उसमें डिसऑर्डर में आ जाता है, उसमें जो म्यूटेशन होने लगता है तो वही पढ़ेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर। इसमें जो डिसऑर्डर है वो मतलब कि या तो डोमिनेट भी हो सकता है या फिर रिसेसिव भी हो सकता है। पर इसको पढ़ते हैं हेमोफीलिया। इसमें तो ब्लड क्लॉटिंग ही नहीं करता है बढ़िया से, ठीक है। इसमें ब्लड क्लॉटिंग वाला प्रोटीन होता है, उसका एब्सेंस होता है हीमोफीलिया में। हीमोफीलिया में जो फीमेल होती है सिर्फ इसका कैरियर होता है, मेल जो होता है वही सिर्फ इफेक्ट होता है, जैसे इसमें देखते हैं। और नॉर्मल आदमी का शादी हो इफेक्टेड वाले महिला से जो इफेक्टेड है, तो उसमें क्या होगा कि 50% बेटा इफेक्टेड हो जाएगा, 50% बेटी जो है वो कैरियर बन जाएगी, ठीक है। अगर नॉर्मल का शादी हुआ है इफेक्टेड रहता है, 50% बेटा इसका इफेक्ट हो जाएगा और 50% बेटी जो है कैरियर बन जाएगी, ठीक है। अगर मर्द को हो यानी कि मेल को हो और फीमेल जो है उसको नॉर्मल हो, फीमेल जो है नॉर्मल है, यहाँ पे फीमेल नॉर्मल है, तो सिर्फ यहाँ पे बेटा सब सुरक्षित हो जाएगा। डॉटर जो है इसका कैरियर बन जाएगी और डॉटर जो है इसका कैरियर बन जाएगी। मेल नॉर्मल था तो दोनों को आधा आधा और आधा, और यहाँ पे फीमेल नॉर्मल है तो बेटी लोग जो है वो कैरियर बन जा रही है, बेटा सब नॉर्मल आ रहा है। तो हेमोफीलिया में डॉटर लोग जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ कैरियर होती है। वो होता है कलर ब्लाइंडनेस। इसमें तो रेड रोगिनो पहचान ये बताया है, इस पर भी एक्स क्रोमोसोम में ही इफेक्ट होता है। जैसे हीमोफीलिया में जो है एक्स क्रोमोसोम में सिर्फ इफेक्ट होता है। तो बेटा को कलर ब्लाइंडनेस कब होगा? जब उसको मम्मी को होगा तभी, ठीक है। और मम्मी को कलर ब्लाइंडनेस है, अब फादर जो है नॉर्मल है, मम्मी को कलर ब्लाइंडनेस है, फादर जो है नॉर्मल, तो बेटा को कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा और बेटी जो है कैरियर बन जाएगी। तो यानी बेटा को कलर ब्लाइंडनेस कब हो रहा है? जब मम्मी जो है कैरियर है, मम्मी जो कलर ब्लाइंडनेस है तभी हो रहा है। उसके बाद अगर मम्मी जो है नॉर्मल है और बाबू को कलर ब्लाइंडनेस है तो बेटा को कुछ नहीं होगा, बेटा को वहाँ पे कुछ नहीं होगा, सिर्फ डॉटर को होगा, सिर्फ जो है बेटी जो है वहाँ पे कैरियर बनेगी। यानी कि अगर मेन है कि मदर इफेक्टेड है तो बेटा इफेक्टेड हो जा रहा है, और मदर इफेक्टेड नहीं है तो बेटा इफेक्टेड नहीं हो रहा है। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल में क्या होता है कि आरबीसी का शेप बदल जाता है। आरबीसी का शेप बाइकॉन्केव होता है, लेकिन सिकल बाद में उसका शेप आएगा सिकल शेप का हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है ग्लूटेमिक एसिड जो है वो वैलिन से रिप्लेस होता है, उसको वैलिन जो है उसको रिप्लेस कर देता है, इसमें सिकल शेप चेंज होता है, इसलिए सिकल सेल एनीमिया इसका नाम है। ये जो ऑटोजोमल है, ऑटोजोमल मतलब ये माता पिता से नहीं आता है, हेरिडेटरी नहीं है, ऑटोजोमल है। सिकल सेल जो है ऑटोजोमल है। फिनाइल केटोनूरिया में क्या होता है कि फिनाइल जमा ब्रेन डैमेज, फिनाइल जमा जो ब्रेन को डैमेज करता है, ये जो है ब्रेन को डैमेज कर देता है फिनाइल वाला। जो एक चाहिए फिनाइल एलानिन, फिनाइल उसको कन्वर्ट करने वाला टाइरोसिन जो है इसमें नहीं पाया जाता है, टाइरोसिन जो है वो नहीं पाया जाता है, इसी कारण होता है। थैलासीमिया में क्या होता है? थैला जो ब्लड वाला होता है, ब्लड डिसऑर्डर होता है।
इसमें क्या था माइनर होता है तो ना बिल्कुल नॉर्मल होता है, कुछ नहीं होता। जब ज़्यादा होता है तब जाके उसमें जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। आरबीसी जो है नॉर्मली बनने लगता है थैलासीमिया में। थैला जो ब्लड से है, जब तक मेजर नहीं हो तब तक उतना ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। जिसको मेजर हो गया उसको हर महीने लगभग 1 यूनिट खून चढ़ाना पड़ता है। ये हो गया जेनेटिक डिसऑर्डर। उसके बाद आता है जेनेटिक में भी यही था मेंडलन डिसऑर्डर। उसके बाद आता है क्रोमोजोम वाला जो होता है क्रोमोजोम के डिसऑर्डर के कारण। इसमें जो है मतलब क्रोमोजोम के नंबर में जनरली चेंजिंग आ जाता है। तो इसमें आता है सबसे पहले टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि एक कॉमन होता है, टोटल 45 क्रोमोजोम होता है। एगो एक्स जो होता है वो गायब होता है, ठीक है, एक्स जो है गायब हो जाता है इसमें से। टर्नर सिंड्रोम जनरली पाया जाता है किसमें, सिर्फ और सिर्फ फीमेल से पाया। टर्नर जो है ओनली फीमेल्स में, फीमेल्स जो बहुत ज़्यादा टर्न हो जाती है तो सिर्फ फीमेल्स पाया जाता है सिर्फ। इसमें क्या होता है कि एक से वो कम होता है, इसको मोनोसर्फी कहा जाता है, 2n-1 है। इसे 45 को होता है कि नहीं, इसे 2n-1 कहा जाता है इसको। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि ये को ज़्यादा होता है किसमें, 21वां पेयर में। याद रखना 21वां पेयर में ये ज़्यादा होता है, जिस कारण इसको ट्राइसोमी 2n+1 वाला में रखा गया है। इसमें ये को ज़्यादा हो जाता है, इसे 47 हो जाता है। इसको डाउन सिंड्रोम होता है, उसका हाइट छोटा हो जाता है, सिर मूड़ी जो है गोल हो जाता है, जीभ मोटा हो जाता है, मतलब कि नहीं थोड़ा मंद बुद्धि टाइप हो जाता है। 21 का एक्स्ट्रा डाउन कर देगा। इसको जो है इसको खोज किए थे डाउन जो है उनका नाम था, इसी का डाउन सिंड्रोम नाम पड़ा। इसे रसीस जो बच्चा होता है इसका सही मंगोलियन की तरह दिखने जाता है, इसके लिए मंगोलिज्म भी कहा जाता है। इसको कहते हैं क्लीन फिल्टर सिंड्रोम। क्लीन फिल्टर में ज़्यादा क्या होता है कि एक्स्ट्रा एक्स होता है, मेल में ही होता है तो XXY, क्लीन फिल्टर XXY होता है, वो एक्स्ट्रा एक्स आ जाता है 47वां, टू भी 2n+1 47 हो जाता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल में होता है। मेल में क्या होता है कि फीमेल वाला गुण आ जाता है, मेल जो है फीमेल कैरेक्टर भी शो करने लगता है। स्पर्म जो है एब्सेंट हो जाता है या फिर बहुत कम बनता है। तो ये जो क्रिमिनल था जो हिजरा समुदाय लोग इसी कारण बन जाते हैं। मेमोरी ग्लैंड जो है डेवलप हो जाता है, ऐसे में स्पर्म बहुत कम बनता है या बनता ही नहीं है। इसको भी 2n+1 वाला एक्स्ट्रा वाला है, इसमें 47 हो जाता है। इसमें भी अगर मनुष्य सेक्स डिटर्मिनेशन या फर्टिलाइजेशन के समय पता चलता है, बिल्कुल सही बात है। जो जेनेटिक कंपोजिशन होता है स्पर्म का वही बतलाता है कि हाँ स्पर्म के कारण ही पता चलता है कि बच्चा जो है मेल होगा या फीमेल होगा। कह रहा है सेक्स डिटर्मिनेशन जो है ह्यूमन के द्वारा ही होता है, XY उसी में होता है, सही बात है। कहना मनुष्य का जो क्रोमोजोम पेयर होता है, जो ऑटोजोम नहीं सेक्सुअल वाला होता है, वो X और Y होता है। मादा में हमेशा XX ही होता है। क्रोमोजोम कंपोजिशन होता है ह्यूमन फीमेल का जो होता है XX होता है, यहाँ पे दिया हुआ है। कह रहा है कि जेनेटिक यूनिट जीन जो है इसमें पाया जाता है, क्रोमोजोम में होता है। जीन जो है हमेशा क्रोमोजोम में होता है। कह रहा है कि एक ही पेरेंट्स का जो सब बच्चे जो एक ही जैसा क्यों नहीं होता है, उसके कारण जेनेटिक वेरिएशन होता है। जेनेटिक वेरिएशन और इन्वायरमेंटल वेरिएशन, ठीक है, इन्वायरमेंटल वेरिएशन और जेनेटिक वेरिएशन दोनों के कारण जो है सब बच्चा एक ही जैसा नहीं होता है। कर इसमें से कौन सा जो है हाइब्रिड बतला रहा है। हाइब्रिड जो है हाइब्रिड जिसको कि हेटेरोजाइगस, हाइब्रिड को हेटेरोजाइगस कहा जाता है। TT वाला जो है वही हाइब्रिड है, हाइब्रिड वाले को हेटेरोजाइगस कहते हैं, हेटेरोजाइगस। ब्लड ग्रुप के बारे में इसमें से कौन सही है, तो हम लोग का ब्लड जीन जो है A और B आपस में मिलकर डोमिनेट कर दर्शाते हैं। हाँ मतलब कि A और B मिलके जो है को डोमिनेंस शो करते हैं, को डोमिनेंस शो करते हैं, सही बात है। तो अगर है कि A और B दोनों ही O पर डोमिनेंस शो करता है, डोमिनेंट हो जाता है। A और B जो है O पर जो है भारी पड़ जाता है। A और B आपस में को डोमिनेंस है और A और B मिलकर O पर जो है भारी पड़ जाता है। और O जो है रिसेसिव होता है A और B के मुकाबले, इसी को उल्टा करके लिखा है। जैसे A और B डोमिनेंट हो जाते हैं, यहाँ पे O जो है रिसेसिव, तो तीनों के तीनों सही है। एक नॉर्मल ह्यूमन स्पर्म में ऑटोजोम जो होता है वो 22 जोड़े होता है, लास्ट वाला जो है सेक्सुअल क्रोमोजोम होता है। कर एक सामान्य मानव अंडाणु में ऑटोसोम की संख्या जो है 22 जोड़ी होती है, 22 जोड़ी। स्पर्म में जो ऑटोजोम होता है 22 होता है और ओवा में भी जो है 22 को ऑटोजोम होता है। कह रहा है कि जो नया बच्चा होता है इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन जो है फादर के कारण होता है, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है ह्यूमन वो किस थ्योरी पे है, तो हेटेरोगोमेसिस थ्योरी पे, जो सेक्स का पता चलता है, बच्चा का लिंग निर्धारण जो पता किया जाता है, किस सिद्धांत पर आधारित है, तो हेटेरोगेमेसिस लेके क्या होता है, हटा देता है कि नहीं, तो हेटेरोगेमेसिस से पता चलता है, उसका लिंक पता चल के हटा देता है, इसलिए हेटेरोगेमेसिस पे। चिड़िया के बंदा करें, चिड़िया में जो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए जिम्मेदार है वो Z और W है। वाह, चिड़िया में जो Z और W है। मेल बर्ड्स के पास ऑटोजोम होता है, इसमें Z होता है, मेल के पास जो है Z होता है और फीमेल के पास ZW होता है, इसमें उल्टा होता है।
लोगों में ZW होता है पक्षियों में, इसमें फीमेल के पास ZW होता है। मनुष्य में कौन से क्रोमोजोम के मिलने से मेल का जन्म होता है? तो पूर्व बच्चा होता है वाई से, और मतलब कि इधर से वाई इधर से एक्स मिलने से बच्चा होता है, और बेटी होती है XX मिलने से। और इसमें से कौन सा जो मेंडेलियन डिसऑर्डर नहीं है? तो डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लीनफेल्ट जो है ये सब क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है, ये जो मेंडेलियन नहीं आता है। इसमें कह रहा है क्रोमोजोमल डिसऑर्डर का एग्जाम्पल कौन इसमें से नहीं है? तो फिनाइल फ्लिक्टा जो है, इसमें टाइरोसिन की कमी के कारण ब्रेन डैमेज होता है, ये जो है मेंडेलियन डिसऑर्डर का एग्जाम्पल है। कह रहा इसमें से कौन सा जो है सेक्स लिंक्ड डिजीज है? तो हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस दोनों जो है सेक्स लिंक्ड है। कौन सा इसमें से ऑटोजोम रोग है? ऑटोजोमल जो है सिकल सेल एनीमिया और फिनाइलफिलेक्टोनिया, ये जो है ये सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलफिलेक्टोनिया जो ऑटोजोम लिंक्ड है। ठीक है, लेकिन हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस जो एक्स क्रोमोजोम इफेक्टेड रहता है, एक्स क्रोमोजोम, सही बात है। इसका एक्स लिंक वाला करना मदर से सन पे ट्रांसफ़र होता है, एक्स लिंक वाला जो होता है, एक्स वाला जो इफेक्टेड होता है उसमें क्या होता है कि मदर से सन पे ट्रांसफ़र होता है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहते हैं इसको। ये जो कभी भी फादर से सन को इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है, मदर से सन को इफेक्ट करता है, फादर से नहीं करता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो कलर ब्लाइंडनेस होता है किस कारण होता है? इनहेरिटेंस ऑफ एक्स क्रोमोजोम के इनहेरिटेंस के कारण होता है कलर ब्लाइंडनेस हो गया, हीमोफीलिया दोनों जो एक्स क्रोमोजोम की इनहेरिटेंस के कारण होता है। फिर दिया हुआ हीमोफीलिया भी एक्स क्रोमोजोम की इनहेरिटेंस के कारण होता है। एक नॉर्मल मेल है, नॉर्मल मेल जो शादी किया एक हीमोफिल के कैरियर से, तो उनका क्या होगा? तो मेल नॉर्मल है, हीमोफिल कैरियर है, और कौन है? फीमेल जो कैरियर था। 50% बेटा अफेक्टेड होगा, 50% बच्चा जो है, जब बेटी जो होगी वो कैरियर होगी। देखिए यहाँ पे भी क्या हुआ कि मेल जो है नॉर्मल था, अब फीमेल जो थी कैरियर थी, फीमेल कैरियर को क्या की 50% बेटों को, लड़कों को इफेक्ट कर दिया, बेटी को तो 50% कैरियर बनाई थी, बेटा बाप जो है यहाँ पे नॉर्मल था। यहाँ पे क्या हुआ कि स्त्री जो है नॉर्मल है, ठीक है, अब बाप इफेक्टेड है, बाप खुद इफेक्टेड है, लेकिन बेटा को जो है कुछ नहीं होने देगा, बेटा जो है बिल्कुल नॉर्मल होगा। इसमें बेटा को इफेक्ट होता है, इसमें एक्स वाले क्रोमोसोम में जब तक मदर इफेक्टेड होती है तब। हीमोफीलिया में तो 50-50 हो जाता है, 50%, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस वाले में देखते हैं क्या होता है। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि जैसे ही मदर यहाँ पे इफेक्टेड होती है, कलर ब्लाइंडनेस में जैसे ही मदर यहाँ पे इफेक्टेड होती है, उसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा बेटवे सब इफेक्ट हो जाता है, पूरा का पूरा बेटा इफेक्ट होगा और मदर के इफेक्ट होते ही। लेकिन फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फादर को जैसे ही इफेक्टेड है, वो कलर ब्लाइंडनेस है, तो बेटा को कुछ भी नहीं होने दे रहा है। हीमोफीलिया वाला फादर जहाँ इफेक्टेड हो रहा है, बेटा को कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो बेटा को कुछ नहीं होने दे रहा है। क्वेश्चन है कि एगो कलर ब्लाइंडनेस बाबू है, एगो नॉर्मल महिला था, बाबू को कलर ब्लाइंडनेस है तो अपने बेटा को जो है कुछ नहीं होने देगा, पुत्रों को कुछ नहीं हो, 0%। हीमोफीलिया एक कैसा डिजॉर्डर है? हीमोफीलिया में जो ब्लड क्लॉटिंग ही नहीं होता है, ब्लड क्लॉटिंग इसमें जो है होता ही नहीं है। 2n-1 वाला जो होता है उसमें डिजॉर्डर, जो 2n-1 वाला होता है, उसको जिसको कि एक की कमी होता है उसको टर्नर सिंड्रोम में देखो कम होता है। कह रहा है कि सिंड्रोम को जो होता है सेक्स क्रोमोजोम के बदलने से, उसमें कौन कौन आता है? देखिए टर्नर वाले में जो 47 हो जाता है, XO हो जाता है, इसमें वो कमी हो जाता है। और क्लीनफेल्ट में क्या आता है? XXY हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि टर्नर वाले में XO हो जाता है, इसमें जो 21वां पेयर इफेक्ट होता है, 21वां पेयर इफेक्ट होने के कारण इसको ऑटोजोमल कहा जाता है, क्योंकि और 22 को ऑटो होता है, इसको ऑटोजोमल में रखा जाता है, ठीक है। और इसमें जो है सेक्सुअल यानी कि सेक्सुअल क्रोमोजोम इसमें इफेक्ट होता है, ठीक है। सेक्स क्रोमोजोम में इफेक्ट होता है इसमें किसमें? टर्नर और क्लाइनफेलर्स में डाउन में 21वां पेयर होने के कारण जो इसको ऑटोजोमल इफेक्ट में आ जाता है। टर्नर लक्षण वाले में 44A+XO, ये वो कम हो जाता है, वो मार देता है, वो कम हो जाता है। क्लाइनफेलर्स में होता है छक्का बन जाता है, 44A+XXY हो जाता है। कह रहा है कि ट्राइसोमी 2n+1 के उदाहरण कौन कौन है? तो इसमें जो है डाउन सिंड्रोम और क्लाइनफेलर दोनों में जो एक एक्स्ट्रा हो जाता है, वो कम हो जाता है, जो टर्नर्स में जो है वो कम होता है। इसमें से कौन है क्वेश्चन? अगर डाउन सिंड्रोम के ग्रसित बच्चे समान जीवन से, तो बिल्कुल गलत बात है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP का शुरुआत 1990 से। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP की शुरुआत जो है 46 क्रोमोजोम को मैप करने के लिए 1990 से इसका शुरुआत हुआ। कह रहा है कि गोल क्या था? जो ह्यूमन प्रोजेक्ट है उसका क्या मतलब कि गोल था? उसका गोल था कि जितने भी जीन्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन पता करना, और जो नाइट्रोजिनस बेस पेयर है DNA में उसका भी पता करना। जितने भी ह्यूमन जीन उनका इन्फॉर्मेशन पता करना, उनके बेस पेयर का पता करना, यही था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मेन एम। कलर ब्लाइंडनेस को लाल जो है हरा दिखाई देता है।
डीएनए फिंगरिंग के कंसेप्ट कौन दिया था? एलेक्स जेफरी सीआईडी में फिंगरिंग डीएनए फिंगर टिप्स ले लो, एलेक्स जेफरी। अब लोग कह रहा है क्रोमोजोम में होता है क्या था? डीएनए होता है, प्रोटीन होता है, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन होता है, वही होता है क्रोमोजोम में। डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग किस में किया जाता है? तो क्रिमिनल को पहचानने में, या फिर बहुत जो कहते हैं माता पिता कौन है उस पता करने में भी डीएनए फिंगरप्रिंट का यूज करता है, या फिर मतलब कोई आदमी मर गया है उसका क्या रिश्ता रहा है इसको भी पता कर लिया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंट से। एलेक्स डीएनए फिंगरप्रिंट ले लो, एलेक्स जेफरीज। जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है उसमें सिमिलरिटीज़ है या फिर डिफरेंस है, वो किस टेक्निक से? लैब में क्या करेगा? तो साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक का यूज किया जाएगा चोरों से पकड़ने के लिए, साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक, ठीक है। एलेक्स जेफरी जो है साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक का यूज करो। अगर जीन के अंदर जो बदलाव आता है सीक्वेंस में उसमें क्या कहते हैं? तो म्यूटेशन कहते हैं, उसको हम लोग म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। जीन के बीच अगर सीक्वेंस में बदलाव आता है उसको म्यूटेशन कहते हैं, सीक्वेंस में बदलाव आने को म्यूटेशन कहते हैं। और जीन के फ्रीक्वेंसी में बदलाव आता है तो उसको जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। जीन के फ्रीक्वेंसी में बदलाव आता है उसको जीन के फ्रीक्वेंसी में बदलाव आने को जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। फ्रीक्वेंसी वाला ड्रिफ्ट, फ्रीक्वेंसी में ड्रिफ्ट मार दो, जीन फ्रीक्वेंसी में ड्रिफ्ट मार दो, फ्रीक्वेंसी में ड्रिफ्ट मार दो। अगर मनुष्य में AAXO क्रोमोजोम हो, AAXO, तो इसमें क्या होगा कि एबनॉर्मल महिला होगी, महिला जो होगी एबनॉर्मल होगी। ये जो टर्नर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम सिर्फ और सिर्फ फीमेल को इफेक्ट करती है, सिर्फ और सिर्फ फीमेल को इफेक्ट करता है। विज्ञान में कौन से विभाग है जो कलेक्शन एनालिसिस या फिर जीनोम का क्या यूज है? जीनोम के यूज सबसे डाटा इकट्ठित करता है, उसको जेनेटिक्स कहा जाता है, जेनेटिक्स। लक्षण किससे पता चलता है? तो जीन से। लक्षण जो है जीन से, यानी जो ट्रेट्स जो है वो जीन से पता चलता है। जीन जो है फंक्शनल यूनिट है ट्रेट पता करने का। फिनोटाइपिक रेशियो क्या है? मंडल का जो डाई हाइब्रिड क्रॉस था उसका फिनोटाइपिक रेशियो है 93:31, ठीक है। और वो था जीनोटाइपिक था 12:24, 12:1, ये जीनोटाइपिक था। है जीन का केमिकल स्ट्रक्चर के क्या कहते हैं? जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है जीन को उसको डीएनए कहा जाता है। जीन का केमिकल स्ट्रक्चर जो होता है डीएनए होता है, इसको याद रखना। जीन का केमिकली एक जीन जो है वो डीएनए से ही बनता है, इसी कारण। ड्रॉसफिला में जो क्रोमोजोम का पेयर होता है 6 ऑटोजोम होता है, 1 एक्सवाई। ड्रॉसफिला मेलानोस्टर में ड्रॉसफिला जो मॉर्गन इसी पे कुछ किए थे, 6 ऑटोजोम होता है, 1 एक्सवाई होता है। अगर इसमें से कौन जो सही नहीं है? तो शुद्ध लंबा टीटी हो गया, शुद्ध बना टीटी हो गया। ये जो हाइब्रिड हो गया F1 जो होता है, फर्स्ट वाला जो F1 होता है। फिर डीएनए में कौन होता है? डीएनए में ATGC होता है, ठीक है। डीएनए में ATGC होता है। फिर मेंडल के मोनोहाइब्रिड का F2 में जो फिनोटाइपिक होता है वो 3:1 होता है। डीएनए जो किससे बनाता है? डीऑक्सीराइबोज शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजन बेस, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजन बेस तीनों से बना है। जो जेनेटिक सब्स्टिट्यूशन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसको जीनोटाइप का, जो जेनेटिक सब्स्टिट्यूशन होता है उसका जीनोटाइप कहा जाता है। क्रोमोजोम के किस भाग में क्रियाशील जीन पाए जाते हैं? तो क्रियाशील जले यूक्रोमैटिन में पाया जाता है। क्रोमोजोम में एक्टिव जीन जो होता है 10% एक्टिव होता है, यूक्रोमैटिन में पाया जाता है। जो एवरेज नंबर होता है नाइट्रोजीनियस बेस का वो 3000 होता है। जो एवरेज नंबर होता है नाइट्रोजीनियस बेस का एक जीन में वो 3000 होता है। डीएनए के रिप्लिकेशन में कौन? डीएनए पॉलीमरेज जो है, डीएनए पॉलीमरेज ये जो डीएनए के रिप्लिकेशन में बहुत मदद करता है। डीएनए के काटने वाले को, जो डीएनए वो काटेगा उसको रेस्ट्रिक्शन, जो काट के रेस्ट्रिक्शन है, डीएनए को काटने वाले को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। जो डीएनए का एक कंप्लीट टर्न होता है उसमें 34 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है, 34 एंगस्ट्रॉम होता है। सेक्स क्रोमोजोम का खोज कौन किए थे? तो मैकलॉन किए थे। सेक्स क्रोमोजोम का खोज करता है, मैं हैंकिंग को याद रखना है। सेक्स क्रोमोजोम की खोज करता है हैंकिंग, ठीक है। सेक्स क्रोमोजोम की खोज जो किए थे वो हैंग कर देंगे एकदम सेक्स क्रोमोजोम करके। करेंगे जो वाई क्रोमोजोम का खोज किया मॉर्गन, हैंग कर दिए सेक्स करके वाई क्रोमोजोम का मॉर्गन। मेंडल किस देश में ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे? ऑस्ट्रिया। मेंडल जो थे ऑस्ट्रिया में ईसाइयों के पादरी थे, ऑस्ट्रिया में। डीएनए फिंगरिंग जो है कि काम क्या है? संदिग्ध माता पिता की जानकारी लेना सही है, संतान की सही माता पिता पहचान करना ये भी सही बात है, कह रहा है। उसके बाद फॉरेंसिक विज्ञान में जो अपराधियों को पहचान करना तीनों सही है। कह जेनेटिक वेरिएशन कैसे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? तो जीन्स के रिकॉम्बिनेशन से, मिक्सिंग, जीवों के मिक्सिंग से, चेंज इन क्रोमोजोम सबसे होता है। क्रोमोजोम बदलता है, रिकॉम्बिनेशन होता है, मिक्स होता है, जीन्स सबसे होता है। जेनेटिक्स जो है किसका? जेनेटिक्स जो है हेरिडिटी और वेरिएशन का, हेरिडिटी और वेरिएशन का पढ़ाई है जेनेटिक्स। कह रहा है कि सोमेटिक वेरिएशन क्या होता है? सोमेटिक जो एक्वायर्ड है, सोमेटिक वेरिएशन जो होता है वो एक्वायर्ड होता है, जेनेटिक नहीं होता है, वो जो एक्वायर्ड होता है।
जेनेटिक होता है, जर्मिनल वेरिएशन होता है। कर स्पेसिफिक पार्ट डीएनए का, ये वाला क्वेश्चन देख, एक स्पेसिफिक पार्ट का डीएनए जो है स्पेसिफिक टाइप का डीएनए बनाएगा, पार्टिकुलर टाइप का डीएनए जो पार्टिकुलर टाइप का डीएनए बनाएगा उसको जीन कहा जाता है, जीन। रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस जो मनुष्य में होता है वो क्या होता है, तो प्रोटैनोपिया और ड्यूटेरोनोपिया। जो ड्यूटेरोनोपिया होता है ये ग्रीन ब्लाइंडनेस होता है, ड्यूटेरोनोपिया जो ग्रीन ब्लाइंडनेस होता है, प्रोटोनोपिया जो होता है वो रेड ब्लाइंडनेस होता है। वैसे मतलब कि लक्षण होते हैं जो एक्स क्रोमोजोम पर लोकेटेड होते हैं, एक्स क्रोमोजोम पर जो लोकेटेड होते हैं वो सेक्स लिंक्ड कहा जाता है, सेक्स लिंक्ड, ठीक है, सेक्स लिंक जो एक्स क्रोमोजोम पर रहते हैं, या फिर सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का भी कहा जाता है। तो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है उसका खोज जो है मॉर्गन ही किया था, मॉर्गन जो है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस जो एक्स पर आता है नहीं, उसका मॉर्गन ही खोज किए थे। एलोसोम क्या है, एलोसोम जो है सेक्स क्रोमोजोम है, एलोसोम जो है वो सेक्स क्रोमोजोम है, ऑटोजोम का उल्टा हो जाएगा एलोजोम, उसको सेक्स क्रोमोजोम का। प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड होता है जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया, तो क्रोमोजोम के बाहर जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको प्लाज्मिड कहते हैं, जो क्रोमोजोम के बाहर भी जेनेटिक्स का कोई मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है उसको प्लाज्मिड कहते हैं, प्लाज्मिड। पाला बंद करते हैं यानी कि उसके क्रोमोजोम के बाहर है तो प्लाज्मिड। तो इसमें से कौन सा जो है मतलब हेरिडिटरी वाला नहीं है, इन्फ्लुएंजा नहीं है, बिना इनेमल वाला दांत हो गया या फिर चौड़ा नाक हो गया, कलर ब्लाइंडनेस सब तो हेरिडिटरी वाला। इन्फ्लुएंजा जो है उससे नहीं होता है, ये वायरल डिजीज़ है। कह रहा है जंपिंग जीन जो जिसको ट्रांसपोज कहा जाता है उसको कौन किए खोज, जंपिंग जीन वाला जो मकई में खोज हुआ था, मकई में देखे थे उसको मकालिंटक किए थे, जंपिंग जीन वाला जो मकई में खोज उसका मकालिंटक किए थे, मकालिंटक।